यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे अपनों ने ही धोखा दिया। उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी और उसके मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी गई और आखिर में उसे भी मौत के घाट उतार दिया गया। अपनी आखिरी सांस लेते हुए उसने कसम खाई, मैं वापस लौटूंगा और पूरी इंसानियत से इसका बदला लूंगा। किस्मत ने उसकी पुकार सुन ली। उसका पुनर्जन्म एक गॉब्लिन के रूप में हुआ, लेकिन इस बार वह कमजोर शिकार नहीं था, बल्कि बदले की आग में जलता हुआ एक नया योद्धा था। उसने एक एक करके गोब्लिन को अपने साथ जोड़ा, अपना क्लैन बनाया और ऐसी ताकत खड़ी कर दी जो अब इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। अब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, इंसानों को वही दर्द महसूस कराना जो उन्होंने उससे छीना था। इस कहानी की शुरुआत एक शांत सुबह से होती है। खुले आसमान के नीचे दूर दूर तक हरियाली फैली हुई है और कुछ दूरी पर ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा एक विशाल शहर दिखाई देता है। लेकिन पास के घने जंगल के अंदर एक डरावना मंजर सामने था। एक गॉब्लिन लकड़ी के एक बॉक्स के ऊपर बैठा आराम से अपनी डैगर से लगा खून साफ कर रहा था। उसके चारों तरफ कई लोगों की लाशें ऐसे बिखरी पड़ी थीं, मानो वे सिर्फ बेकार का सामान हो। उसी समय पास की एक माइन के अंदर से तेज आवाजें गूंजने लगीं। कोई गुस्से में एक लड़की पर चिल्लाते हुए उसे चुप रहने का आदेश दे रहा था। गॉब्लिन ने धीरे से अपना सिर उस अंधेरी माइन की तरफ घुमाया और अंदर क्या हो रहा है यह देखने लगा। उसकी आंखों में हल्की सी जिज्ञासा दिखाई दी। कुछ ही सेकंड बाद उसके चेहरे पर एक शैतानी और खतरनाक मुस्कान फैल गई। माइन के अंदर एक लड़की के दोनों हाथ ऊपर बांधकर उसे कैद कर रखा गया था। उसकी आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था। किडनैपर्स में से एक ने उसका आईडी कार्ड निकाला और जोर से पढ़ना शुरू किया। उसका नाम जेंघा यान था। वो सियोल की रहने वाली थी और उसका घर शहर के सबसे अमीर इलाकों में से एक में था। यह सुनते ही सभी समझ गए कि उन्होंने किसी अमीर परिवार की लड़की को अगवा किया है। उनमें से एक उसके पास आया और पूछा कि क्या अब वह शांत हो गई है और बात करने के लिए तैयार है। उसने कहा कि अगर वह इस दुनिया में जिंदा रहना चाहती है तो उसे उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी। अपनी बात साबित करने के लिए उसने एक आदमी का कटा हुआ खून से लथपथ सिर उसके सामने दिखा दिया। वो बोला, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारा भी यही हाल होगा, बिल्कुल अपने बॉयफ्रेंड की तरह। यह भयानक नजारा देखते ही जेंघा यान का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया और वह वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसे बेहोश देख एक किडनैपर झुंझलाकर बोला, यह फिर से बेहोश हो गई। दूसरा किडनैपर हंसते हुए बोला, इसके दो चार दांत तोड़ देते हैं, फिर ये खुद ही हमारी बात मानने लगेगी। ये सुनते ही पहला किडनैपर उसे घूरते हुए बोला, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी तरह कोई साइको परवर्ट हूं? दूसरा किडनैपर उसका मजाक उड़ाते हुए हंसा और बोला, जरा इसे तो देखो, यह कितना रोमांटिक बनने की कोशिश कर रहा है। तभी तीसरा किडनैपर अपने आप को हल्का करते हुए बोला, अरे काफी समय बाद इतनी खूबसूरत लड़की यहां आई है, इसलिए इसका चेहरा मत बिगाड़ना। इतनी खूबसूरत लड़की हमें बहुत समय बाद मिली है। शायद हाल के दिनों में इस दुनिया में समन हुई सबसे खूबसूरत इंसान यही है, इसलिए इसे संभाल कर रखना। इसके बाद उसने अपने साथियों को आदेश दिया कि इस लड़की को होश में लाओ, क्योंकि बेहोश हालत में उसे बेस तक ले जाना बहुत परेशानी का काम होगा। लेकिन तभी वह अचानक चुप हो गया। अगले ही पल उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम लोगों की हरकतें इतनी घिनौनी हैं कि मुझे तुम्हें देखकर घिन आती है। उसकी यह बात सुनते ही बाकी दोनों किडनैपर भड़क उठे। उन्होंने गुस्से में पूछा, अभी तुमने क्या कहा? फिर उसका मजाक उड़ाते हुए एक किडनैपर बोला, क्या आज तुमने सड़ा हुआ खाना खा लिया है? इसके बाद वो दोनों उसे गालियां देने लगे, लेकिन अगले ही पल वो अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसके गले में एक तेज धार वाला चाकू धंसा हुआ था। किसी ने पलक झपकते ही उस पर वार कर दिया था। यह नजारा देखते ही बाकी दोनों किडनैपर चौकन्ने हो गए। उन्होंने बिना एक पल गंवाए अपनी अपनी तलवारें खींच लीं और चारों तरफ नजर दौड़ाने लगे। अगले ही पल उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। उनके ठीक पीछे वही गॉब्लिन खड़ा था। उसके चेहरे पर पहले से भी ज्यादा खतरनाक मुस्कान थी। गॉब्लिन मुस्कुराते हुए बोला, लगता है अब इस गेम के रूल्स बदलने का समय आ गया है। इतना कहते ही उसने बिना एक पल गंवाए जोर से चिल्लाया और अपनी दोनों डैगर्स हवा में फेंक दी। दोनों हथियार बिजली की रफ्तार से उड़ते हुए सीधे दो किडनैपर्स के शरीर में जाकर धंस गए। उनमें से एक दर्द से चीख उठा। वो हैरानी से बोला, इतना सटीक थ्रो, ये कैसे हो सकता है? घायल होने के बावजूद उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, यह तो बस एक गंदा सा गॉब्लिन मॉन्स्टर है, इसे अभी मार डालो। अगले ही पल दोनों किडनैपर्स अपनी सोर्ड्स लेकर एक साथ गॉब्लिन की तरफ दौड़ पड़े और जोर जोर से चिल्लाने लगे, मर जा बदसूरत मॉन्स्टर। गॉब्लिन ने बिना घबराए अपनी ब्लेड निकाल ली। सामने खड़ा किडनैपर जोर से गॉब्लिन पर चिल्लाया, जल्दी मर जा तू कमीने मॉन्स्टर। इतना कहते हुए उसने पूरी ताकत से अपनी सोर्ड गॉब्लिन पर चला दी।
हमला करते हुए वह उसे गालियां देता रहा और एक बेकार मॉन्स्टर कहकर उसका मजाक उड़ाने लगा। लेकिन गॉब्लिन ने उस वार को बड़ी आसानी से डॉज्ड कर लिया। अगले ही पल गॉब्लिन हैरान कर देने वाली रफ्तार से उसके बगल से निकल गया और अपनी ब्लेड से एक तेज वार कर दिया। वह आदमी दर्द से जोर से चीखा और घुटनों के बल गिर पड़ा। गॉब्लिन ने बिना किसी दया के उसके पीछे जाकर एक और वार किया और वहीं उसकी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब सिर्फ एक और किडनैपर जिंदा बचा था। वो डर के मारे वहीं खड़ा रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक अकेला गॉब्लिन इतनी आसानी से उन तीनों पर भारी पड़ सकता है। उधर जांग हायन को भी धीरे धीरे होश आने लगा। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसके सामने का नजारा देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गॉब्लिन ने आखिरी बचे हुए आदमी की तरफ देखा और ताने भरे अंदाज में बोला, क्या हुआ, रुक क्यों गए? फिर मुस्कुराते हुए उसने कहा, चलो, गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। यह सुनते ही वह आदमी पूरी तरह घबरा गया। वो अपनी स्वॉर्ड को पागलों की तरह हर दिशा में घुमाने लगा और डर से चिल्लाया, दूर रह मॉन्स्टर, मेरे पास मत आ। लेकिन गॉब्लिन हर वार को बड़ी आसानी से बचाता गया। फिर उसने अचानक पूरी ताकत से उस आदमी के चेहरे पर एक जोरदार लात मार दी। अब यह लड़ाई पूरी तरह एक तरफा हो चुकी थी। गॉब्लिन अपने दुश्मन पर इतनी आसानी से हावी था कि उसके सामने कोई टिक ही नहीं पा रहा था। जमीन पर गिरा आखिरी किडनैपर डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था। वह हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगने लगा। उधर जेंग हायान यह सब स्तब्ध होकर देख रही थी। वो आदमी रोते हुए बोला, मेरे पास मत आना, प्लीज। फिर उसने जल्दी जल्दी कहा, मैं तुम्हें खाना दूंगा। उसने घबराकर कहा कि उसने नोटिस किया है कि गॉब्लिन इंसानों की भाषा समझता है। अपनी जान बचाने के लिए वह उसकी खुशामद करने लगा। वो बोला, शायद हम बात कर सकते हैं, तुम तो काफी फ्रेंडली लग रहे हो। लेकिन गॉब्लिन के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने चुपचाप अपना हथियार उठा लिया। यह देखकर वह आदमी घबराकर चिल्लाया, रुको, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? लेकिन गॉब्लिन ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। अगले ही पल उसकी ब्लेड बिजली की तरह चमकी और एक ही साफ वॉर में आखिरी किडनैपर भी हमेशा के लिए खामोश हो गया। लड़ाई खत्म होने के बाद गॉब्लिन ने गहरी सांस ली। उसने मन ही मन सोचा, ये पूरी सिचुएशन ही पागलपन से भरी हुई है। तभी उसे अपने पीछे से हल्की सी आवाज सुनाई दी। वो पलटा तो देखा कि जेंग हायान अभी भी रस्सियों से बंधी हुई डर के मारे कांप रही थी। अपने खून से सने डैगर को हाथ में लिए गॉब्लिन उसके पास गया। फिर एक ही वार में उसने उसकी रस्सियां काट दी। उसे आजाद करने के बाद वह सामान्य अंदाज में बोला, अरे, मैं तो लगभग भूल ही गया था कि तुम अभी भी यहां हो। जेंग हायान कांपती हुई आंखों से उसे देखने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। हिम्मत जुटाकर उसने धीरे से पूछा, क्या तुम कोरिया से हो? यह सुनकर गॉब्लिन सचमुच हैरान रह गया। उसने कहा, क्या मैं तुम्हें कोरिया से दिखाई दे रहा हूं? रोते हुए जेंग हायान बोली, तुम कोरियन बोलते हो, तुमने मेरा आईडी कार्ड भी पहचान लिया और तुमने मेरी जान भी बचाई। लेकिन उसने उसकी बात बीच में ही काट दी। गॉब्लिन ने सख्त आवाज में कहा, चुप रहो। फिर ठंडे लहजे में बोला, मैंने तुम्हें बचाया नहीं है। घबराई हुई जंग हायन ने तुरंत पूछा, प्लीज मुझे बताओ कि आखिरकार यहां हो क्या रहा है और मैं कहां हूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। गॉब्लिन ने आसपास बिखरी लाशों की तरफ इशारा किया और पूछा, क्या तुमने उन लोगों की बातें नहीं सुनी थीं जो वो अभी कुछ देर पहले कह रहे थे? गॉब्लिन ने अपने आसपास बिखरी लाशों की तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्या तुमने उन लोगों की बातें नहीं सुनी थीं? फिर उसने शांत आवाज में कहा, वे सब भी कभी तुम्हारी तरह आम इंसान थे। उनकी भी एक सामान्य जिंदगी थी, लेकिन अचानक उन्हें इस श्रापित दुनिया में खींच लाया गया। उसकी आवाज अचानक भारी हो गई और उसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह नरक बन गई। यह सुनकर जेंग हायान झुंझलाकर बोली, तुम बार बार दूसरी दुनिया की बात कर रहे हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं बता रहे जो मुझे समझ आए। गॉब्लिन के चेहरे पर हल्की सी चालाक मुस्कान आ गई। वो बोला, तुम्हें जवाब खुद दिखाई दे जाना चाहिए। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हें मिशन सिस्टम दिखाई दे रहा है और तुम्हें कौन सा मिशन मिला है? जेंग हायान सिर्फ उसे खाली नजरों से देखती रही। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वह किस बारे में बात कर रहा है। लेकिन तभी उसकी आंखें अचानक फैल गईं। उसके सामने हवा में दो पारदर्शी सिस्टम विंडोज प्रकट हो गए। वो सदमे में पूरी तरह जड़ होकर रह गई। यह देखकर गॉब्लिन हंस पड़ा। वो बोला, मुझे पता था तुम्हें भी ये दिखाई देंगे। फिर उसने समझाया, अगर तुम इस दुनिया के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लोगी और अपने मिशंस पूरे करोगी तो तुम जिंदा रहोगी, और सिर्फ जिंदा ही नहीं, तुम्हें रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। इतना कहकर गॉब्लिन मुड़ा और वहां से जाने लगा। जाते जाते उसने बिना पीछे देखे कहा, दूसरों के सहारे जीना छोड़ दो और अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखो। ये सुनते ही जेंग हायान घबरा गई। वो तुरंत उसके पीछे दौड़ी, उसका पैर पकड़ लिया और रोते हुए बोली, प्लीज मत जाओ, सब कुछ मुझे ठीक से समझाओ, मुझे अभी भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा।
अब गॉब्लिन का सब्र जवाब दे चुका था। वह अचानक पलटा। उसने जैंग हायन को जोर से पकड़ लिया। दर्द और डर से वह चीख उठी। अगले ही पल गॉब्लिन ने अपना तेज डैगर उसकी गर्दन पर रख दिया। उसकी आंखों में अब जरा भी दया नहीं थी। वो गुस्से में चिल्लाया, ध्यान से मेरी बात सुनो। फिर उसने उसे बेवकूफ कहते हुए कहा, इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज मैं खुद हूं, इसलिए मुझसे किसी तरह की दया या रहम की उम्मीद मत करना। उसकी आवाज और भी ठंडी हो गई। आज से मेरे सामने जो भी इंसान आएगा मैं उसे मार डालूंगा। फिर उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम सिर्फ इसलिए जिंदा हो क्योंकि मेरा मन हुआ कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। यह सुनकर जैंग हायान की आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। कांपती हुई आवाज में उसने पूछा, लेकिन क्यों? फिर उसने हिम्मत करके कहा, तुम चाहो तो तुम मेरी मदद भी कर सकते हो। उसके ये शब्द गॉब्लिन के दिमाग में गूंजने लगे। अचानक उसकी आंखों के सामने पुरानी यादें तैरने लगीं। उन यादों में वह गॉब्लिन नहीं था, बल्कि एक इंसान था। तेज बारिश और तूफान के बीच एक पूरी तरह तबाह हो चुके कैंप में वह घुटनों के बल बैठा था। उसकी बाहों में सेल्गी नाम की एक लड़की अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। टूटे हुए दिल से वह बस एक ही बात बार बार कह रहा था, सब कुछ इस तरह कभी खत्म नहीं होना चाहिए था। और उसकी बाहों में पड़ी सेल्गी की जिंदगी धीरे धीरे उससे दूर होती जा रही थी। उसी समय तेज बारिश के बीच किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। अंधेरे में से एक शख्स पूरी आर्मर पहने हुए बाहर आया। उस आदमी ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसके सामने खड़ी थी होली सोर्ड के नाम से मशहूर महिला यूरी। यूरी को देखते ही वो गुस्से से चिल्लाया, तुमने अपना वादा तोड़ दिया। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, तुमने कहा था कि इस दूसरी दुनिया में हमारी एक खुशहाल जिंदगी बनाने में हमारी मदद करोगी। आंसुओं और गुस्से से कांपती आवाज में उसने पूछा, फिर जब तुम्हारे पास सब कुछ बदल देने की ताकत थी तब तुमने हमारी मदद क्यों नहीं की? लेकिन यूरी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। यूरी ने ठंडी आवाज में कहा, जो हुआ उसका मुझे अफसोस है। तुमने अपना मिशन पूरा किया। तुम्हारा बलिदान सम्मान के योग्य था। फिर उसकी आवाज और सख्त हो गई, लेकिन तुमने हमारे एक साथी की हत्या की है, इसलिए तुम्हें एक ट्रेटर के रूप में सजा मौत दी जाएगी। यह सुनते ही उसका गुस्सा फूट पड़ा। वो चीख कर बोला, तुम्हारे सैनिकों ने सेल्गी को मार डाला था, मैं तो सिर्फ उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। वो दर्द से कांपते हुए चिल्लाया, लेकिन तुमने मुझसे सुलगी को छीन लिया और हमारे अजन्मे बच्चे को भी। उसकी बात पूरी होने से पहले ही यूरी ने बिना किसी झिझक के अपनी सेक्रेड सोर्ड उसके सीने में घोंप दी। वह लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा और बोली, चुप रहो, तुम सिर्फ एक गद्दार हो और कुछ नहीं। जैसे जैसे उसकी जिंदगी खत्म होने लगी, उसके मन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, मैंने तो एक नेक काम के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी, फिर मैं गद्दार कैसे बन गया? उसी पल उसे पूरी सच्चाई समझ आ गई। सब कुछ शुरू से ही एक झूठ था। अपनी आखिरी सांस लेते हुए उसके दिल में सिर्फ नफरत बची थी। उसने पूरी इंसानियत को श्राप दिया। वो बुदबुदाया, सारे इंसान घिनौने हैं। काश मैं अपने हाथों से तुम सबको टुकड़े टुकड़े कर पाता। प्रेजेंट में लौटते हुए वही यादें अब भी गोबलिन की आंखों में जल रही थीं। वो जेंग हायान की तरफ देखते हुए बोला, तुम जानना चाहती थी कि मैं इतना निर्दयी क्यों बन गया? तो सुनो। उसकी आवाज नफरत से भर गई। वो जोर से चिल्लाया, क्योंकि मैं इंसानों से नफरत करता हूं। फिर उसने खुद की तरफ इशारा करते हुए कहा, और सच तो ये है, मैं अब इंसान भी नहीं रहा। वो कड़वी हंसी हंसते हुए बोला, मेरे पास अब सिर्फ ये हरी चमड़ी बची है। उसकी बदले की आग इतनी भयानक हो चुकी थी कि अगर उसे बदला लेने का मौका मिले तो वो उसके बदले अपनी हर चीज कुर्बान करने को तैयार था। अचानक उसकी कॉन्शियसनेस गहरे अंधेरे में डूबने लगी। उसे महसूस हुआ जैसे उसका पूरा शरीर काले तरल में घुल गया हो। चारों तरफ अनगिनत बुलबुले ऊपर उठ रहे थे और अगले ही पल वो उस काले तरल की सतह को चीरते हुए बाहर निकला। उसने जोर जोर से सांस ली और पूरी ताकत से चीख पड़ा, क्या मैं जिंदा हूं? वो हांफते हुए खुद से पूछने लगा, ये कैसे हो सकता है? मैं अभी भी जिंदा कैसे हूं? घबराकर उसने चारों तरफ देखा और बेचैनी से पुकारा, सेल्गी, तुम कहां हो? लेकिन तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने नीचे देखा और वहीं का वहीं जम गया। वह एक विशाल समनिंग सर्कल के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जब उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ हरे हो चुके थे और उसका पूरा रूप एक गोबलिन जैसा बन चुका था। तभी उसके सामने एक विशालकाय आकृति आकर रुकी। उसने जानवर की खोपड़ी को हेलमेट की तरह पहन रखा था। वो किसी अजीब भाषा में कुछ बोल रहा था जिसका एक भी शब्द उसकी समझ में नहीं आया। डर ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया। फिर उस प्राणी ने अपना परिचय दिया।
उसने बताया, मेरा नाम मोरसुल है, मैं गॉब्लिन योद्धाओं का शामन हूं। फिर मोरसल ने कहा, हमारी ट्राइब में जन्म लेने वाले हर नए बच्चे की तरह अब तुम्हें भी एक नया नाम दिया जाएगा। उसने ऊंची आवाज में घोषणा की, आज से तुम्हारा नाम गोरान होगा। वो अभी भी पूरी तरह उलझा हुआ था। उसने मन ही मन उस नाम को दोहराया, गोरान, और सोचने लगा, आखिर इस नाम का मतलब क्या है। उधर दूसरी तरफ मेव नाम की एक फीमेल गॉब्लिन एक इंसान की लाश की जांच कर रही थी। उसने ध्यान से घावों को देखा और तुरंत समझ गई कि हर वार सीधे शरीर के वाइटल पॉइंट्स पर किया गया है। बस एक नजर में ही उसने पहचान लिया कि यह काम गोरान का है। उसकी लड़ने की कला और इंसानों को इतनी आसानी से हराने की क्षमता देखकर वह बेहद प्रभावित हुई। वो आत्मविश्वास से मुस्कुराई और बोली, गोरान अब मेरा आदमी बनेगा। इसके बाद मेव ने आसपास मौजूद गोब्लिन्स को अपनी अपनी जगह पर डटे रहने का आदेश दिया। फिर उसने कहा, मैं खुद जाकर गोरान से मिलती हूँ। उधर माइन के अंदर गोरान को अपने पीछे किसी की आहट सुनाई दी। वो मुड़ा और जेंग हायान से ठंडी आवाज में बोला, यहां से चली जाओ, इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए। हिचकिचाते हुए जेंग हायान ने पूछा, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? उसने जल्दी से कहा, तुम जो भी कहोगे मैं वही करूंगी। यह सुनकर गोरान अविश्वास से उसे देखने लगा। वो बोला, क्या तुम पागल हो गई हो? मैंने अभी अभी तुम्हारे सामने कई लोगों को मार डाला और फिर भी तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? लेकिन जेंग हायान ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, तुम मॉन्स्टर नहीं हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, उन लोगों ने मुझे बचाने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने ही मुझे धोखा दिया। उन्होंने मेरे साथी की हत्या कर दी और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। फिर उसने गोरान की तरफ देखते हुए कहा, मेरी जान तो तुमने बचाई है, तो बताओ असली मॉन्स्टर कौन है और इंसान कहलाने का हक किसे है? आंसू पोंछते हुए उसने कांपती आवाज में कहा, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। यह सुनते ही गोरान ने उसे डांट दिया। वो बोला, तुम सच में बहुत बेवकूफ लड़की हो। तुम्हारी यही मासूमियत तुम्हें बार बार मुसीबत में डालती है। फिर उसने सख्त लहजे में कहा, लोगों पर आंख बंद करके भरोसा करना हमेशा दुख ही देता है, और इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिस पर भरोसा किया जा सके। कुछ देर बाद उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। वो बोला, खुशकिस्मती से तुम उन शुरुआती लोगों में नहीं हो जिन्हें सबसे पहले यहां बुलाया गया था। अब इंसानों के कई सर्वाइवर कैंप्स बन चुके हैं, वहां तुम्हारे जैसे लोग रहते हैं। कम से कम वे लोग मुझसे कम खतरनाक होंगे। इतना कहकर उसने अपना एक डैगर निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। हैरान होकर जेंग हायान ने पूछा, ये मुझे क्यों दे रहे हो? गोरान बोला, देर सवेर किसी भी ग्रुप में रहने की एक कीमत चुकानी पड़ती है। या तो तुम्हें अपना शरीर देना पड़ेगा या किसी और की जान लेनी पड़ेगी। फिर उसने गंभीर आवाज में कहा, इस डैगर को हमेशा छिपाकर रखना। अगर आज जैसी सिचुएशन दोबारा आ जाए तो बिना हिचकिचाए इसका इस्तेमाल करना। भले ही वार किसी जानलेवा जगह पर न हो, लेकिन किसी के खुले शरीर पर कुछ बार गहरे वार कर दोगे तो तुम्हारे जैसे इंसान के पास भी जीतने का मौका होगा। इसके बाद वह मुड़ा और बोला, अब मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। अगर दोबारा मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। इतना कहकर वह वहां से चलने लगा। पीछे से जेंग हायान ने पुकारा, रुको, कम से कम तुम अपना नाम तो बता दो। उसके कदम रुक गए। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। वो बोला, मेरा नाम गोरान है। फिर उसने कहा, गोब्लिन जाति में मुझे गोरान नाम से जाना जाता है। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने हल्की उदासी के साथ कहा, लेकिन जब मैं इंसान था मेरा नाम किम था। गाइस, अब से मैं इस कैरेक्टर को किम कहकर ही बुलाऊंगा ताकि आगे किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद जेंग हायान वहां से चली गई। उधर किम उन किडनैपर्स द्वारा छोड़े गए एक चेस्ट की तलाशी लेने लगा। कुछ देर बाद मेव आखिरकार वहां पहुंच गई। उसे देखते ही उसने पूछा, तुमने उस इंसानी लड़की को जाने क्यों दिया? तुमने तो कहा था कि अब हर इंसान को मार डालोगे। गोरान उसकी तरफ मुड़ा और शांत स्वर में बोला, आखिर तुम आ ही गई। मीव मुस्कुराते हुए बोली, मैं ब्लैक मून क्लैन की एक आर्चर हूं। फिर उसने होंठ फुलाकर शिकायत की, तुमने अपना डैगर उस इंसानी लड़की को दे दिया, लेकिन मुझे तुमने आज तक कुछ भी नहीं दिया। किम ने बिल्कुल सामान्य अंदाज में जवाब दिया, इतने कमजोर इंसान को मारने से कोई एक्सपीरियंस नहीं मिलता, उल्टा बेवजह की परेशानी खड़ी हो जाती है। यह सुनते ही मेव की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत समझ लिया कि किम की दिलचस्पी कमजोर इंसानों में बिल्कुल नहीं थी। वो सिर्फ ताकतवर दुश्मनों का शिकार करना चाहता था। यही बात मेव को उसकी ओर सबसे ज्यादा आकर्षित करती थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, यही तो मेरे किम की खास बात है। वाकई यही तो मेरा चुना हुआ आदमी है। किम मन ही मन बड़बड़ाया, आखिरकार मैं कब से किसी फीमेल गोब्लिन का आदमी बन गया।
कुछ देर बाद मेव ने उत्सुकता से पूछा, तुमने पहले होली सोर्ड का जिक्र किया था। वो औरत आखिर कितनी खतरनाक है कि तुम उसे मारने के लिए इतने जुनूनी हो? यह सुनते ही किम की आंखों में नफरत की आग भड़क उठी। वो गुस्सा होकर बोला, मेरा बदला सिर्फ उसकी ताकत की वजह से नहीं है। मैं उन लोगों को मिटा देना चाहता हूं जिन्होंने मेरी पूरी दुनिया मुझसे छीन ली। उसकी आवाज में भरी नफरत सुनकर मैव कुछ पल के लिए चुप रह गई। किम आगे बोला, उन्होंने मुझसे वो इंसान छीन लिया जिसकी रक्षा करने के लिए मैं जी रहा था। उन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया और आखिर में मेरी जान भी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि मुझे इस रूप में दोबारा क्यों जिंदा किया गया, लेकिन अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं बचा। उसे अपनी मौत से पहले की कसम याद आ गई। उसने मन ही मन कहा था, अगर बदला लेने का मौका मिले तो मैं उसके लिए अपनी हर चीज कुर्बान कर दूंगा। मीव उसकी बातें सुनकर हल्का सा कांप उठी, यहां तक कि वह भी उसके अंदर भरी अंतहीन नफरत से डर गई थी। लाल गुस्से से जलती आंखों के साथ किम बोला, उन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसका एक एक हिसाब चुकाऊंगा। उन्हें आखिरी बूंद तक उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। किम का गुस्से से भरा चेहरा देखकर मेव घबरा गई। वो पीछे हटी, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर पड़ी। उसे लड़खड़ाता देखकर किम तुरंत चौंक गया। मेव ने होंठ फुलाते हुए कहा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। जब भी तुम ऐसी बातें करते हो तुम्हारा चेहरा बहुत डरावना हो जाता है। किम ने शांत होकर कहा, माफ करना, मेरा गुस्सा तुम पर नहीं है। फिर उसने आदेश दिया, बाकी गॉब्लिन्स को इकट्ठा करो और जो भी कीमती सामान मिले उसे शमन को चढ़ाने के लिए जमा कर लो। मेव खुशी से मुस्कुराई। वो बोली, मैं अपने आदमी की हर बात मानूंगी। इतना कहकर वह दौड़ती हुई चली गई और जोर जोर से बाकी गॉब्लिन्स को काम पर लगने के लिए बुलाने लगी। कुछ समय बाद किम अकेला एक ऊंची चट्टान पर खड़ा था। वो चुपचाप दूर तक फैले जंगल को देख रहा था और गहरी सोच में डूबा हुआ था। उधर दूसरी तरफ जंगहायान अभी भी जंगल के बीच भाग रही थी। वह माइंड से जितना हो सके उतना दूर निकल जाना चाहती थी। चट्टान पर खड़े खड़े किम ने अपना सिस्टम विंडो खोला। उसके मिशन विस्पर ऑफ द मूनलाइट में उसे कुल 30 इंसानों को मारना था। अब तक वो 29 इंसानों का शिकार कर चुका था। मिशन कंप्लीट होने पर उसे गोब्लिन वॉरियर में इवोल्यूशन मिलने वाली थी। उसने स्क्रीन पर लिखे नंबर को देखा और उन 29 लोगों को याद किया जिन्हें उसने अपने हाथों से मारा था। उसने सोचा, बैटल गॉब्लिन बनने के बाद मेरा शरीर पहले से कहीं ज्यादा तेज और घातक हो गया है। अगर मैं गोब्लिन वॉरियर बन गया तो लड़ना और भी आसान हो जाएगा। तभी पीछे से मेव की आवाज आई। वो बोली, सारा काम पूरा हो गया। जो भी काम की चीज थी हमने इकट्ठा कर ली है। अब आगे क्या करना है? किम ने शांत स्वर में कहा। पहले हुए हमले में कुछ इंसान बचकर भाग गए थे। वे जरूर अपने साथ और लोगों को लेकर वापस आएंगे। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान उभर आई। वो बोला, और जब वे लौटेंगे तो यही जगह उनकी कब्र बनेगी। ऊपर चमकते सूरज के साथ समय धीरे धीरे बीतने लगा और किम की योजना का अगला चरण शुरू हो गया। माइन के प्रवेश द्वार के पास किम और बाकी गॉब्लिन्स आने वाली लड़ाई की तैयारी में जुट गए। हर तरफ ट्रैप्स, बैरिकेड्स और रुकावटें लगाई जा रही थीं। मीव अभी अभी एक लकड़ी का बॉक्स अपनी जगह रखकर हटी ही थी कि किम ने उसे टोका। मैंने कहा था ना, इसे संभाल कर रखना। मीव ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, सॉरी। तभी एक दूसरा गॉब्लिन उसके पास आया। उसने सम्मान से कहा, चीफ। फिर उसने बताया, सबने आपके आदेश के अनुसार काम पूरा कर दिया है। सारे ट्रैप्स और बैरिकेड्स तैयार हैं। किम ने उनकी मेहनत की तारीफ की, लेकिन उसने तुरंत कहा, मैं तुम्हारा चीफ नहीं हूं। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि चेहरे पर निशान वाला एक गॉब्लिन बीच में बोल पड़ा। उसने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं, आप ही हमारे चीफ हैं। फिर उसने बाकी गॉब्लिन्स की तरफ देखकर कहा, जिस दिन मैंने आपको इंसानों का सफाया करते देखा उसी दिन मैंने आपको अपना नेता मान लिया था। उसने बाकी गॉब्लिन्स से पूछा, क्या तुम सब भी ऐसा ही सोचते हो? बिना एक पल गंवाए सभी गॉब्लिन्स जोर से चिल्लाए, हाँ। मैव भी मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो इन्हें सिर्फ चीफ ही नहीं बल्कि अपना आदमी भी मान चुकी हूं। उसी समय पहरे पर खड़े एक गोब्लिन ने अचानक जोर से चिल्लाकर कहा, इंसान आ रहे हैं। यह सुनते ही किम तुरंत लड़ाई की तैयारी में जुट गया। उसने बाकी गोब्लिन्स को आदेश दिया, सब लोग जितना हो सके दूर जाकर छिप जाओ। फिर उसने मेव की तरफ देखकर कहा, इस लड़ाई में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेव खुशी से मुस्कुराई और बोली, मैं अपने आदमी के लिए दुश्मनों पर तीरों की बारिश कर दूंगी। किम के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। वो बोला, तो फिर पार्टी शुरू होने वाली है। कुछ ही देर बाद इंसानों की मदद के लिए आई पूरी टीम माइन के बाहर पहुंच गई। बचे हुए लोगों में से एक घबराते हुए अपने चीफ को खून से लथपथ जमीन और चारों तरफ बिखरी लाशें दिखाने लगा। विशाल कुल्हाड़ी लिए उनका लीडर यह सब देखकर हैरान रह गया। उसने अविश्वास से पूछा, क्या ये सब एक अकेले गॉब्लिन ने किया है? झुंझलाकर उसने उस आदमी का कॉलर पकड़ लिया और गुस्से में बोला,
क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? डरा हुआ आदमी तुरंत बोला, नहीं लीडर, मैं सच कह रहा हूं। आप यकीन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपने उसे अपनी आंखों से नहीं देखा। उसकी आवाज अब भी डर से कांप रही थी। वो बोला, वो छोटा सा गॉब्लिन पागल जानवर की तरह हम सब पर टूट पड़ा था और उसने सबका सफाया कर दिया। लीडर ने उसकी बात को बकवास समझा। उसने जोरदार मुक्का मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया और बोला, डरपोक कहीं का। इसके बाद उसने अपने एक आदमी जेंगी को आदेश दिया, अपनी टीम लेकर अंदर जाओ और उस गोब्लिन को जिंदा पकड़कर मेरे सामने लाओ। मैं खुद देखना चाहता हूं कि इसकी कहानी सच है या नहीं। जंगी ने आदेश दोहराया और पूरी टीम माइन के अंदर घुसने की तैयारी करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ने का आदेश दिया, जंगल की तरफ से एक तीर बिजली की रफ्तार से आया और सीधा उसके चेहरे में जा धंसा। सभी इंसान सदमे में वहीं रुक गए। उनका नेता गुस्से से दहाड़ा, ये हमला कहां से हुआ? डरा हुआ आदमी तुरंत माइन की तरफ इशारा करके चिल्लाया, वहां एक गॉब्लिन है। वो मीव थी। उसने बिना समय गंवाए दूसरा तीर छोड़ा, जो एक सैनिक के पैर में जा लगा, ठीक उसी वक्त जब वह हमला करने वाला था। ये देखकर उनका नेता आग बबूला हो गया। उसने घायल सैनिक को लात मारते हुए गाली दी, निकम्मे। उधर मेव खिलखिलाकर हंस पड़ी। वह बोली, इंसान सच में कितने बेवकूफ होते हैं। इतना कहकर वो वापस माइन के अंदर भाग गई। गुस्से से तिलमिलाए लीडर ने चिल्लाकर कहा, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? उस छोटी सी गॉब्लिन को जिंदा पकड़ो। सभी इंसान तेजी से सुरंगों के अंदर दौड़ पड़े। मीव जानबूझकर अंधेरी सुरंगों में भागती रही ताकि वे सभी उसके पीछे पीछे अंदर आते जाएं। रास्ते में उसने गॉब्लिन्स द्वारा लगाए गए एक ट्रैप को बड़ी आसानी से पार कर लिया। तभी उसकी एक साथी भी दौड़ते हुए उसके पास आ पहुंची और दोनों साथ साथ आगे बढ़ने लगीं। इंसान लगातार चिल्ला रहे थे, जल्दी पकड़ो उसे। कुछ ही देर बाद मैव की मुलाकात किम से हुई। वो मुस्कुराकर बोली, सब इंसान जाल में फंस चुके हैं। किम ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, बहुत बढ़िया काम किया। फिर उसने कहा, अब हम दूसरी सुरंग से बाहर निकलेंगे। यह सुनकर मैव खुशी से उछल पड़ी। उधर इंसानों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे सीधे मौत के जाल की तरफ बढ़ रहे हैं। पीछे से आते हुए उनके लीडर ने दांत पीसते हुए कहा, लानत है, एक गोब्लिन ने हमारे ही बेस पर हमला कर दिया। अगर यह बात बाहर फैल गई तो मैं शर्म के मारे किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहूंगा। आगे भाग रहे उसके साथियों में से एक का पैर अचानक एक पतले वायर ट्रैप में फंस गया। अगले ही पल ट्रैप से जुड़ी रस्सी जल उठी। लीडर की नजर रास्ता रोकने के लिए रखे लकड़ी के कुछ क्रेटों पर पड़ी। उन्हें देखकर वह पहले तो हंस पड़ा। उसे लगा कि इतनी सी रुकावट उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगी, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने झुककर एक क्रेट पर जमी धूल साफ की। तभी उसकी नजर उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखे शब्दों पर पड़ी, एक्सप्लोजिव गन पाउडर। उसी समय उसका एक साथी दौड़ता हुआ उसके पास आया और घबराकर बोला, बॉस, जरा इधर आइए, आपको यह खुद देखना चाहिए। लेकिन तभी लीडर को अचानक एहसास हो गया कि यहाँ कुछ बेहद भयानक होने वाला है। अचानक वो पूरी ताकत से चिल्लाया, सब लोग यहां से बाहर निकलो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल पूरा एक्सप्लोसिव गन पाउडर एक साथ धमाके के साथ फट पड़ा। भयानक विस्फोट ने लीडर को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। एक जबरदस्त शॉक वेव पूरे माइन से निकलकर आसपास के जंगल में फैल गई। पहली टीम का वह अकेला बचा हुआ आदमी जो काफी दूर खड़ा था, विस्फोट की ताकत से कई मीटर दूर जाकर गिर पड़ा। घायल हालत में जमीन पर पड़े पड़े वह गुस्से से किम को कोसने लगा। उधर विस्फोट के बाद माइन का प्रवेश द्वार पूरी तरह ढह गया और हमेशा के लिए बंद हो गया। कुछ दूरी पर खड़ी मेव यह सब देख रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, वाह, कितना जबरदस्त धमाका था यह। कुछ ही देर बाद धूल के गुब्बार में से किम बाहर निकल आया। उसे धूल और मलबे से ढका देखकर मेव घबराकर बोली, किम, तुम ठीक तो हो? तभी अचानक एक चमकदार नीली रोशनी ने किम को पूरी तरह घेर लिया। मेव डरकर उसका नाम पुकारने लगी। तभी किम के सामने एक सिस्टम विंडो खुल गया। उसने 30 इंसानों को मारने वाला मिशन पूरा कर लिया था और इनाम के तौर पर उसे गॉब्लिन वॉरियर में एवोल्यूशन मिल गया। इसके साथ ही उसे घेर रही नीली रोशनी धीरे धीरे गायब होने लगी। जब रोशनी पूरी तरह हटी तो वहां पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और प्रभावशाली किम खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे महसूस हुआ कि उसके पूरे शरीर में पहले कभी न महसूस की गई ताकत दौड़ रही है। वो मन ही मन बोला, क्या असली ताकत का एहसास ऐसा होता है? उधर वो बचा हुआ इंसान अपने घायल पैर पर पट्टी बांध रहा था। वो बड़बड़ाया, मैंने सबको पहले ही कहा था कि किम कोई साधारण गोब्लिन नहीं है, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। वो कड़वी हंसी हंसते हुए बोला, जो हुआ वही इन बेवकूफों के लायक था। तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। वो तुरंत पलटा और उसकी आंखें डर से फैल गईं। उसके सामने अब गॉब्लिन वॉरियर में इवॉल्व हो चुका किम खड़ा था। ऊपर से उसे घूरते हुए किम ने ताने भरे अंदाज में कहा, अरे
एक कॉकरोच अभी भी जिंदा है। इतना कहकर उसने अपना डैगर निकाल लिया। अगले ही पल उसने हमला कर दिया। वह आदमी दर्द से चीख उठा। किम ने उसे जमीन पर दबा दिया और उसकी गर्दन पर डैगर रख दिया। फिर ठंडी आवाज में बोला, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे हर सवाल का ईमानदारी से जवाब दोगे, वरना तुम मेरा खाना बन जाओगे। कुछ समय बाद किम दूर खड़े एक सर्वाइवर कैंप को देख रहा था। उसके ऊपर लहरा रहे झंडे पर तलवार का निशान बना था और वॉच टावर पर एक इंसान सतर्क होकर पहरा दे रहा था। उसने मन ही मन सोचा, समन हुए लोगों का यह सर्वाइवर कैंप। इसे देखकर पुरानी यादें फिर से जिंदा हो गईं। चाहे 10 साल पहले की बात हो या आज की, यहां अभी तक कुछ भी नहीं बदला। सब कुछ पहले जैसा ही है। किम और मैव एक मैप देख रहे थे। मैव ने पूछा, तुम्हें क्या पता चला? किम ने शांत स्वर में जवाब दिया, हालात हमारे पक्ष में है। फिर उसने बाकी गॉब्लिन्स को इकट्ठा किया और कहा, सबसे पहले हमें लॉर्ड मर्कजूल को रिपोर्ट देनी होगी। उसके बाद हम नए हथियार लेकर वापस आएंगे और इस इंसानी बस्ती पर हमला करेंगे। उधर पकड़ा गया इंसान घबराकर बोला, क्या अब तुम मुझे जाने दोगे? उसने जल्दी से कहा, मैंने तुम्हें कैंप की जगह मैप पर दिखा दी है। तुम लोग खुद भी देख चुके हो कि वह कैंप मौजूद है। किम ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मैं अपना वादा निभाऊंगा। मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूं। यह सुनकर वह इंसान राहत की सांस लेते हुए खड़ा हो गया। घमंड से उसने गॉब्लिन से कहा, हटो रास्ते से। तुम्हारे लीडर ने मुझे छोड़ दिया है। चलते चलते वह उन्हें ताना मारते हुए बोला, तुम सब गंदे चूहे हो। लेकिन जैसे ही उसने पीठ घुमाई, बाकी गॉब्लिन्स उस पर टूट पड़े। उन्होंने पीछे से उस पर वार कर दिए और उसका मुंह दबा दिया ताकि उसकी चीख बाहर न निकल सके। कुछ ही पलों में उन्होंने उसे बेरहमी से मार डाला। उधर किम अब भी आराम से मैप देख रहा था। बिना ऊपर देखे वह बोला, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं उसे नहीं मारूंगा। मैंने ये कभी नहीं कहा था कि मेरे साथी भी उसे छोड़ देंगे। कुछ देर बाद उसकी लाश को उठाकर नदी में फेंक दिया गया। बाद में ब्लैक मून क्लैन की गुफा के अंदर शमन मोरक सोल ध्यान से किम की बात सुन रहा था। सम्मान के साथ घुटनों के बल बैठे किम ने कहा, मुझे हथियार और योद्धा चाहिए। मैं इंसानों की एक बस्ती पर हमला करना चाहता हूं। उसने आगे कहा, मैं पहले ही दुश्मनों की संख्या, उनकी लोकेशन और पूरे इलाके की जानकारी इकट्ठा कर चुका हूं। अगर हम अचानक हमला करें तो जीतने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। शमन कुछ देर तक चुपचाप उसकी बात पर विचार करता रहा। तभी गुफा में एक दूसरी भारी आवाज गूंज उठी। नए आए व्यक्ति ने कहा, लॉर्ड शमन, इस अनुरोध को मंजूर मत कीजिए। किम ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने ब्लैक मून क्लैन का बेहद ताकतवर हॉबगोब्लिन गॉफ खड़ा था। गॉफ ने गंभीर आवाज में कहा, अभी हमारा पूरा ध्यान महान ग्रेट चीफ्टैन के आगमन की तैयारी पर होना चाहिए। उसने समझाया, जब समन्स होगा तब हमें लंबी यात्रा पर निकलना पड़ेगा। ऐसे समय में अपने सैनिकों को मजबूत बनाना और पर्याप्त सामान इकट्ठा करना कहीं ज्यादा जरूरी है। शमन ने सिर हिलाते हुए कहा, तैयारियां सचमुच जरूरी हैं, लेकिन मुझे किम के प्रस्ताव को ठुकराने की भी कोई वजह नजर नहीं आती। यह सुनते ही गॉफ ने विरोध किया। वो बोला, किम अभी अभी गॉब्लिन वॉरियर बना है। ऐसे नए योद्धा पर हमारे कीमती संसाधन बर्बाद नहीं किए जाने चाहिए। किम शांत भाव से खड़ा हो गया। उसने गॉफ की तरफ देखकर पूछा, तुम्हारा नाम गॉफ है ना? फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, अगर तुम्हें अपने सैनिकों और संसाधनों की इतनी चिंता है तो इस मिशन में मेरे साथ चलो और खुद अपने साथियों की रक्षा करना। इसके बाद उसने ताना मारते हुए कहा, अगर हिम्मत है तो मेरे साथ चलकर दिखाओ। यह सुनते ही गॉफ गुस्से से भड़क उठा। वो गरज कर बोला, क्या तुम मेरी ताकत पर शक कर रहे हो? ठीक है, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं और साबित कर दूंगा कि असली योद्धा कौन है। उसी समय मैव, जो शामान की पोती थी, भागते हुए गुफा में पहुंची। वो अपने पति किम को ढूंढ रही थी। तभी गॉफ ने किम की तरफ देखा और उसे एक डुअल की चुनौती दे दी। मैव यह सुनकर दंग रह गई, लेकिन किम ने बिना एक पल गंवाए चुनौती स्वीकार कर ली। हालांकि उसने एक शर्त रखी। वो बोला, जो हारेगा उसे जीतने वाले का हर आदेश मानना होगा। यह सुनकर मैव और भी ज्यादा हैरान हो गई। शामान ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस ड्यूअल की अनुमति दे दी। यह देखकर उसकी पोती सोचने लगी कि आखिर उन्होंने इतनी आसानी से इसकी इजाजत क्यों दे दी। कुछ देर बाद दोनों योद्धाओं को एक बड़े अरीना में लाया गया। चारों तरफ गॉब्लिन्स और हॉबगॉब्लिन्स की भीड़ जमा थी। पूरा मैदान गॉफ के नारों से गूंज रहा था। उसी समय चेहरे पर निशान वाला गॉब्लिन मैव के पास आया। उसने घबराकर पूछा, चीफ किम, चीफ गॉफ से क्यों लड़ रहे हैं और तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? मैव ने परेशान होकर जवाब दिया, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मैं उन्हें रोक ही नहीं पाई। उन्होंने मेरी बात सुनने से पहले ही चुनौती स्वीकार कर ली। तभी शमन आगे आए और मुकाबले के नियम सुनाए। उन्होंने कहा, मैं इस डुअल का गवाह रहूंगा। इस लड़ाई में किसी भी तरह के वेपन्स या मैजिक का इस्तेमाल नहीं होगा। मुकाबला तभी खत्म होगा जब कोई एक हार मान ले।
या फिर लड़ने की इच्छा खो दे। यह सुनकर निशान वाले गॉब्लिन की चिंता बढ़ गई। वो बोला, गॉफ का स्वभाव बहुत खतरनाक है। मुझे डर है कि चीफ किम इस अरीना से सही सलामत बाहर नहीं निकल पाएंगे। आखिरकार शमन ने मुकाबला शुरू होने की घोषणा कर दी। विशाल शरीर वाला गॉफ आगे बढ़ा। उसने जोरदार दहाड़ लगाई और किम को घूरते हुए बोला, सिर्फ गॉब्लिन वॉरियर बनने से खुद को बहुत बड़ा मत समझो। मैं तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। इतना कहकर गॉफ ने किम पर जोरदार पंच चलाया, लेकिन किम ने फुर्ती से उसे डॉज कर दिया। अगले ही पल किम बिजली की रफ्तार से उसके सामने पहुंच गया। एक सटीक और बेरहम वार में उसने सीधी लात गॉफ की जांघों के बीच दे मारी। गॉफ दर्द से चीखता हुआ घुटनों के बल गिर पड़ा, लेकिन किम ने उसे संभलने का एक भी मौका नहीं दिया। अगले ही पल उसका जोरदार मुक्का सीधा गॉफ के चेहरे पर जा लगा। सिर्फ 2 वार और विशालकाय गॉफ जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। मेव और निशान वाले गोब्लिन की आंखें हैरानी से फैल गईं। कुछ पल पहले तक जो भीड़ गोफ का नाम चिल्ला रही थी, वो अचानक पूरी तरह शांत हो गई। लेकिन कुछ सेकंड बाद भीड़ फिर चिल्लाने लगी, गॉफ हार नहीं मानेगा। किम धीरे धीरे गॉफ के पास पहुंचा और बोला, क्या तुम्हारा अब भी हार मानने का इरादा नहीं है? लेकिन गॉफ जिद में फिर से उठने की कोशिश करने लगा। यह देखकर किम ने धीरे से कहा, बस अब बहुत हो गया। अगले ही पल वो गॉफ के पीछे पहुंचा और उसके गले में एक दमदार चौक लगा दिया। गॉफ ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन किम की पकड़ से निकलना नामुमकिन था। कुछ ही पल बाद वो पूरी तरह बेहोश हो गया। किम ने उसका गला छोड़ दिया और वापस खड़ा हो गया। बेहोश पड़े गॉफ को देखते हुए वो बोला, शरीर तो तुम्हारा कमाल का है, लेकिन तुम्हारी फाइटिंग टेक्निक पूरी तरह बेकार है। अगले ही पल पूरा अरीना तालियों और नारों से गूंज उठा। अब हर कोई किम का नाम पुकार रहा था। सबसे ज्यादा खुशी मेव और निशान वाले गॉब्लिन को थी। दोनों चमकती आंखों के साथ उसकी जीत का जश्न मना रहे थे। शमन अपनी जगह से खड़े हुए और ऊंची आवाज में घोषणा की, इस मुकाबले का विजेता किम है। फिर उन्होंने कहा, किम का अनुरोध स्वीकार किया जाता है। किम ने सम्मान से सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद लॉर्ड शमन। तभी पीछे से कई आवाजें एक साथ सुनाई दी। मीव दौड़ती हुई सबसे पहले किम के पास पहुंची और खुशी से उसे गले लगा लिया। उसके ठीक पीछे निशान वाला गॉब्लिन भी दौड़ता हुआ आया और उत्साह से बोला, चीफ, आपने तो कमाल कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप गॉफ को इतनी आसानी से हरा देंगे। मीव गर्व भरी मुस्कान के साथ बोली, मेरा आदमी सबसे शानदार है। यह सुनते ही निशान वाला गॉब्लिन जोश से चिल्लाया, आज से मैं चीफ किम का राइट हैंड मैन बनूंगा। उधर मैव शरारती मुस्कान के साथ किम की ओर इशारा करते हुए बोली, आज का दिन खत्म होने से पहले मैं तुम्हें अपना पति बना ही लूंगी। उसकी यह बात सुनते ही किम का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। तभी शमन ने आवाज लगाई, किम इधर आओ। किम तुरंत सम्मान के साथ उनके पास पहुंच गया। शमन ने अपना जादुई स्टाफ जमीन पर मजबूती से टिकाया। अगले ही पल उसमें से नीली ऊर्जा निकलने लगी। यह देखकर किम तुरंत समझ गया, यह पोर्टल मैजिक है। शमन ने शांत स्वर में कहा, कुछ देर के लिए मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूं। किम ने बिना कोई सवाल किए सिर हिलाया। अगले ही पल वो शामन के साथ पोर्टल के अंदर प्रवेश कर गया। जब दोनों दूसरी तरफ पहुंचे तो वे एक बेहद शानदार हॉल में खड़े थे। चारों ओर दौलत, कीमती सजावट और शाही माहौल फैला हुआ था। उनके पीछे पोर्टल धीरे धीरे बंद हो गया। अनजान जगह को देखकर किम सतर्क निगाहों से चारों ओर देखने लगा। चलते चलते उसने शमन से पूछा, हम आखिर कहाँ आए हैं? लेकिन शमन ने सीधे जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मेरे पास आओ। किम चुपचाप उनके पास पहुंच गया। शामान ने अपनी उंगली उठाई जो नीली रोशनी से चमक रही थी। फिर वो बोले, अपना सिर नीचे करो। हालांकि किम अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या होने वाला है, फिर भी उसने उनकी बात मान ली। अगले ही पल शमन ने अपनी उंगली उसके माथे पर रख दी। उसी क्षण किम ने महसूस किया कि एक शक्तिशाली जादुई ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर रही है। शमन बोले, मैं मर्गजुल आज से किम को एक इंडिपेंडेंट क्लैन स्थापित करने का अधिकार देता हूं। उन्होंने आगे कहा, तुमने अपनी ताकत और काबिलियत दोनों साबित कर दी है। अब बहुत से गॉब्लिन्स तुम्हें अपना लीडर मानने लगे हैं और अभी मैं तुम्हें जिस शख्स से मैं तुम्हें मिलवाने वाला हूं, वो तुम्हें अगला कदम उठाने में तुम्हारी मदद करेगा। अचानक कमरे के बीच रखी एक बड़ी मेज के ऊपर अचानक एक पीला पोर्टल खुल गया। उसमें से एक आकृति धीरे धीरे बाहर आई। किम तुरंत सतर्क हो गया। वो ध्यान से उस अनजान व्यक्ति को देखने लगा। कुछ ही पल बाद सुनहरी पीली त्वचा, गहरे नैन नक्श और सफेद बालों वाली एक महिला उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने मुस्कुराते हुए शमन से कहा, काफी समय हो गया हमें मिले हुए। इसके बाद उसने अपनी पहचान बताते हुए कहा, मेरा नाम रूपल स्टिल्टिल्स्किन है। मैं एक गोल्डन गोब्लिन हूं। दोस्तों, इस कैरेक्टर का असली नाम काफी लंबा है, इसलिए आसान रखने के लिए अब से मैं इसे रूना कहकर बुलाऊंगा। उसे देखकर किम चौंक गया। उसने मन ही मन सोचा,
क्या यह गोल्डन गोब्लिन है? आखिर यह होता क्या है? रूना आराम से आगे बढ़ी और एक कुर्सी पर बैठ गई। फिर उसने सीधे किम की तरफ देखा और पूछा, तो हथियारों की जरूरत तुम्हें है? इसके बाद उसने शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहा, लेकिन याद रखना, इस दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है। मैं तुम्हें हथियार यूं ही मुफ्त में नहीं दे सकती। हालांकि अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बोली, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहूंगी। किम ने सामने वाली कुर्सी खींची और उसके सामने बैठ गया। उसने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे शुरुआत कहां से करनी चाहिए? इसके बाद किम ने अपनी पूरी कहानी उसे सुनाई। उसने बताया कि कैसे वह पहले एक इंसान था, कैसे उसके साथ विश्वासघात हुआ और कैसे आखिरकार उसकी मौत के बाद उसका पुनर्जन्म एक गॉब्लिन के रूप में हुआ। अपनी बात खत्म करते हुए उसने कहा, बस यही पूरी कहानी है। अब तुम इस पर विश्वास करो या नहीं, लेकिन यही सच है। कुछ पल तक रूना चुप रही, लेकिन अचानक उसने जोर से अपना हाथ मेज पर दे मारा। फिर उत्साहित होकर बोली, कमाल है, ये तो सबसे शानदार कहानी है। मैंने अपनी जिंदगी में इससे मजेदार कहानी कभी नहीं सुनी। उसने उंगलियां चटकाईं। अगले ही पल चारों तरफ किताबें और पुराने स्क्रोल्स हवा में तैरने लगे। वो खुशी से बोली, तुम्हारी कहानी मेरे पूरे कलेक्शन की सबसे कीमती चीज बनने वाली है। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। वो मेज पर झुकते हुए लगभग चिल्ला पड़ी, मुझे ये कहानी बहुत पसंद आई है। बहुत समय बाद किसी ने मेरी भावनाओं को इस तरह झकझोर दिया है। लेकिन किम का चेहरा सख्त हो गया। उसने मन ही मन सोचा, मेरे दर्दनाक पास्ट में इस पागल औरत को आखिर मजेदार क्या लगा? एक पल के लिए उसका मन हुआ कि वह उसी वक्त उसे मार डाले, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और पूछा, क्या अब मुझे हथियार मिल सकते हैं? रूना कुछ पल के लिए हैरान रह गई, जैसे वह हथियारों वाली बात लगभग भूल ही गई हो। फिर मुस्कुराकर बोली, सही कहा, बिना हथियारों के तुम ठीक से लड़ भी नहीं पाओगे। वो अपनी कुर्सी से उठी और किम के पास आ गई। फिर बोली, वैसे मैं तुम्हें सिर्फ हथियार ही नहीं देने वाली, मैं तुम्हें एक खास गिफ्ट भी दूंगी। वो मुस्कुराई और बोली, मेरे साथ चलो। इतना कहकर उसने एक और पोर्टल खोल दिया। उसने कहा, आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूं। किम उसके पीछे पीछे पोर्टल के अंदर चला गया। कुछ देर बाद रुना एक किताब पढ़ रही थी। उस किताब में तैशांग नाम के एक आदमी की कहानी थी, जिसे उसी इंसान की तलवार ने मार डाला था जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। किताब पढ़ते हुए वह मुस्कुराई और बोली, ऐसी दुखद कहानियां मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी तरफ किम रुना द्वारा दिया गया एक खास आर्मर पहने खड़ा था। उसे पहनते ही उसके सामने एक नया टाइटल उभर आया, मास्टर ऑफ द किम क्लैन। रूना ने मुस्कुराते हुए किम को देखा और बोली, अब तुम सचमुच एक क्लैन मास्टर जैसे लग रहे हो। फिर उसने पूछा, तो क्या तुम अब पूरी तरह तैयार हो? अपने शरीर में पहले से कहीं ज्यादा ताकत महसूस करते हुए किम ने जवाब दिया, हाँ, अब मैं लड़ाई करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। और सबसे बड़ी बात, मुझे पहले से कहीं ज्यादा ताकत अपने पूरे शरीर में दौड़ती हुई महसूस हो रही है। अचानक रूना अपनी कुर्सी से उठी और किम के चारों ओर घूमने लगी। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, देखा, मेरी इंट्यूशन कभी गलत नहीं होती। फिर वो उसके सामने रुक गई और गंभीर स्वर में बोली, अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें उन सभी गिफ्ट्स के बारे में बताती हूं जो मैंने तुम्हें दिए हैं। किम पूरी गंभीरता से उसकी बात सुनने लगा। सीन बदलता है। अब सामने समन्ड ह्यूमंस का कैंप दिखाई देता है। कैंप के बाहर एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ा किम नीचे पूरी बस्ती को देख रहा था। उसके पीछे उसकी छोटी सी गोब्लिन आर्मी लड़ाई के लिए तैयार खड़ी थी। सभी जोश से उसका नाम पुकार रहे थे। किम ने अपनी नई तलवार म्यान से बाहर निकाली, फिर ऊंची आवाज में आदेश दिया, आगे बढ़ो, शिकार शुरू करने का समय आ गया है। उसके आदेश के साथ ही पूरी गॉब्लिन आर्मी युद्ध के नारों के बीच कैंप की तरफ दौड़ पड़ी। तेज हवा में कैंप का झंडा लहराने लगा। दीवार पर तैनात एक गार्ड ने हमला देख लिया। वह दौड़ते हुए अपने स्क्वाड लीडर के पास पहुंचा और चिल्लाया, हम पर हमला हो गया है। स्क्वाड लीडर ने पूछा, क्या असासिन आए हैं? गार्ड हाँफते हुए बोला, नहीं, गॉब्लिन्स। ये सुनते ही स्क्वाड लीडर कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। अगले ही पल गॉब्लिन्स कैंप के अंदर घुस पड़े और चारों तरफ भीषण लड़ाई शुरू हो गई। उधर बैटलफील्ड में खड़े किम को अचानक रूना की बातें याद आने लगीं। रूना ने उससे कहा था, अब ध्यान से सुनो, यह है मेरा पहला गिफ्ट। तुम्हारे क्लैन का कोई भी मेंबर जितने भी किल करेगा, उन सभी का किल काउंट तुम्हारे अपने किल काउंट के साथ जुड़ जाएगा। उसी समय किम के सामने लगातार कई नोटिफिकेशंस आने लगे। हर नोटिफिकेशन उसके किल काउंट में एक और किल जोड़ रहा था। इसके बाद रूना मुस्कुराई और बोली, अब दूसरा गिफ्ट। इतना कहते ही उसने उंगलियां चटकाईं। अगले ही पल किम के सामने कई क्वेस्ट विंडोज खुल गए। रूना ने समझाया, अब से तुम समय और जगह की परवाह किए बिना जब चाहो क्वेस्ट विंडो खोल सकोगे। ये याद कर कर किम हल्का सा हंस पड़ा। वो बोला, मैंने ऐसी चीजें सिर्फ वेब नॉवेल्स में पढ़ी थीं और आज मैं खुद उनका हिस्सा बन गया हूं।
उधर युद्ध लगातार जारी था। एक गॉब्लिन ने लकड़ी का डंडा उठाकर एक इंसान पर हमला किया, लेकिन तभी उनका स्क्वाड लीडर बीच में आ गया और अपनी तलवार से उस वार को रोक लिया। अगले ही पल उसने पलटवार करते हुए एक ही वार में उस गॉब्लिन को मार गिराया। इसके बाद स्क्वाड लीडर अपने साथियों की ओर मुड़ा और गुस्से से चिल्लाया, तुम लोग कर क्या रहे हो? क्या तुम लोग मुट्ठी भर गॉब्लिन्स को देखकर ही डर गए हो? इन्हें ऐसा सबक सिखाओ कि दोबारा कभी इंसानों के सामने खड़े होने की हिम्मत न करें। इन घटिया गॉब्लिन्स को दिखा दो कि इंसानों से टकराने का अंजाम क्या होता है। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया। अगले ही पल एक तेज धार वाला डैगर उसके सिर को आर पार चीरता हुआ निकल गया। उसका शरीर वहीं ढेर हो गया। उसके पीछे खड़ा किम उसे ठंडी नजरों से घूरते हुए बोला, आखिरकार तुम किसे कचरा कह रहे हो? अपने लीडर को एक गॉब्लिन के हाथों मरते देख बाकी इंसान डर से जड़ हो गए। उनमें से एक कांपती आवाज में बोला, सिर्फ एक गॉब्लिन ने हमारे स्क्वाड लीडर को मार दिया। उसी पल उसे एहसास हुआ कि ये कोई साधारण गॉब्लिन्स नहीं है। उसने तुरंत भागने का फैसला किया। देखते ही देखते पूरे कैंप में भगदड़ मच गई। इंसान चीखते हुए हर दिशा में भागने लगे और गॉब्लिन्स उनका पीछा करते हुए उन पर टूट पड़े। भागते हुए इंसानों को देखकर किम ने तिरस्कार से कहा, बेवकूफ। लड़ाई खत्म होने के बाद सभी गॉब्लिन्स उसके आसपास इकट्ठा हो गए। वे अपने चीफ की शानदार जीत का जश्न मनाने लगे और भागते हुए इंसानों का मजाक उड़ाने लगे। कुछ देर तक किम कुछ नहीं बोला। वह बस अपने सामने खड़े गॉब्लिन्स को चुपचाप देखता रहा। तभी उसे रूना की एक बात याद आई। उसने मुस्कुराकर कहा था, तो क्या तुमने अपने क्लैन का नाम तय कर लिया है? किम कुछ पल के लिए चौंक गया। फिर उसने अपने साथियों की तरफ देखा और बोलना शुरू किया। वो बोला, आज तुम सब ने शानदार लड़ाई लड़ी है। आज के दिन तुम सिर्फ गॉब्लिन्स नहीं रहे, आज तुम असली योद्धा बन गए हो। हम भले ही ब्लैक मून क्लैन से निकले हैं, लेकिन आज हमने अपनी नई पहचान बना ली है। उसने आगे कहा, पहले हम सिर्फ अंधेरे में छिपते थे और इंसानों से भागते थे, लेकिन आज हमने इंसानों पर जीत हासिल की है। इतना कहकर किम ने अपनी तलवार आसमान की तरफ उठा दी। फिर ऊंची आवाज में बोला, आज के बाद हम ऐसी और भी कई जीत हासिल करेंगे। इसके बाद उसने अपने नए क्लैन के नाम की घोषणा की। वो बोला, आज से हमारा नाम होगा ब्लड डैगर क्लैन। उधर अपने हॉल में बैठी रूना मुस्कुरा उठी। वो बोली, मुझे यह नाम पसंद आया, ब्लड डैगर। लेकिन डैगर ही क्यों? क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? किम ने शांत स्वर में जवाब दिया, जब मैं गोब्लिन बना था तो मैंने अपनी पहली हत्या डैगर से की थी। यह सुनकर रूना ने संतोष से सिर हिलाया। वो बोली, अच्छी वजह है, मुझे तुम्हारा जवाब पसंद आया। लेकिन किम के मन में अब भी शक था। उसने सीधे पूछा, तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हो? आखिरकार तुम्हें इससे क्या मिलेगा? रूना मुस्कुराई। फिर उसने कहा, क्या तुम्हें पता है, चमकते खजानों और रहस्यों के अलावा गोल्डन गोब्लिन को सबसे ज्यादा क्या पसंद होता है? इतना कहकर वह आराम से एक बड़ी कुर्सी पर बैठ गई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वो बोली, एक अच्छी कहानी, और मुझे खास तौर पर ऐसी कहानियां पसंद हैं जो लोगों के दिल पर गहरा असर छोड़ जाएं। उसने किम की तरफ देखते हुए कहा, जब मैं तुम्हारी कहानी सुन रही थी तब मैंने उसमें तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी बेबसी और तुम्हारे अंदर की जलती हुई नफरत महसूस की थी। इसीलिए मैं यह देखना चाहती हूं कि तुम्हारी कहानी आखिर कैसे खत्म होगी। किम ने सम्मान से सिर झुकाया। वो बोला, तुम्हारी मदद की वजह से अब मेरे लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। यह सुनकर रूना हंस पड़ी। वो मजाक में बोली, जब तुम्हारी कहानी पूरी हो जाएगी तो उसे बेचकर मेरे कम से कम 3 साल की शराब का खर्च निकल आएगा। यह सुनकर किम एक पल के लिए चुप रह गया। अब उसे समझ आ गया था कि रूना उसकी कहानी बेचकर मुनाफा कमाने वाली है। रूना हंसते हुए बोली, अब जाओ और अच्छे से शिकार करना। सीन बदलता है। अब 13वीं गार्ड डिटैचमेंट की आउटपोस्ट दिखाई देती है। दीवार पर एक नया नोटिस लगा हुआ था। उसमें लिखा था कि हाल के दिनों में गॉब्लिन्स के झुंड लगातार हमला कर रहे हैं, इसलिए सभी सैनिकों को पहले से ज्यादा सतर्क रहने का आदेश दिया जाता है। एक आदमी झुंझलाकर बोला, ये लोग भी कमाल के बेवकूफ हैं, ये बस बात का बतंगड़ बना रहे हैं। उसने कहा, क्या अब हमें कुछ गॉब्लिन्स से डरकर कांपना चाहिए? यह बात कहने वाला कोई और नहीं बल्कि 13वें गार्ड यूनिट का योद्धा ली सेंगजून था। तभी उसके एक सबोर्डिनेट ने कहा, सर, मैंने सुना है ये साधारण गॉब्लिन नहीं है। वे हमेशा झुंड में चलते हैं और भूतों की तरह अचानक हमला करते हैं। ये सुनकर ली सांगजून गुस्से से भर गया। उसने हाथ में पकड़ा हुआ नोटिस मरोड़ कर फेंक दिया। फिर अपने अधीनस्थ पर चिल्लाया, बेवकूफ, क्या गॉब्लिन्स हमेशा झुंड में नहीं चलते? सबॉर्डिनेट ने घबराकर जवाब दिया, लेकिन सर, हालात सच में गंभीर हैं। मैंने सुना है हाल ही में समन्ड सर्वाइवर्स के आधे से ज्यादा कैंप्स पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। ली सांगजून ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, वो लोग खुद ही निकम्मे थे, इसलिए मारे गए। फिर उसके चेहरे पर एक लालची मुस्कान उभर आई। वो बोला, लेकिन ये मेरे लिए तरक्की करने का सुनहरा मौका बन सकता है। सबोर्डिनेट ने घबराकर पूछा, सर, आप क्या करने वाले हैं?
लीसांग जून ने जमीन पर पड़े मरोड़े हुए नोटिस को देखा और दृढ़ आवाज में बोला, हम खुद उन गोब्लिन्स का शिकार करेंगे। उसी समय सीन एक अंधेरी सेल की तरफ बदल जाता है, जहां फर्श पर रखा बदबूदार और घिनौना खाना बिना छुए पड़ा हुआ था। अंधेरी सेल के एक कोने में जेंग हायान घुटनों में सिर छिपाए बैठी थी। तभी सलाखों के दूसरी तरफ एक आदमी आया और झुंझलाकर बोला, तुमने फिर खाना नहीं खाया क्या? जेंग हायान गुस्से से बोली, तुम लोगों ने खाने में दवा मिलाई है, तुम सब घिनौने हो। यह सुनकर वो आदमी हंस पड़ा। जेंग हायान ने कहा, तुम्हें इतनी गंदी जुबान आखिर मिली कहां से? फिर वो खुद ही जवाब देते हुए बोली, लगता है तुम्हें यह अपनी मां से विरासत में मिली है। यह सुनकर वह आदमी गुस्सा हो गया और जेंग हायान को गालियां देते लगा। आदमी ने उसे गालियां देते हुए कहा, ज्यादा खुद को खास मत समझो। सिर्फ इसलिए कि अब तक हमने तुम्हारे साथ ठीक व्यवहार किया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी कोई कीमत है। बाहर की दुनिया में तुम जैसी लड़की की कोई औकात नहीं है। फिर वो झल्ला कर बोला, थोड़ी देर पहले मैं बस तुम्हारे साथ थोड़ा फन करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझ पर चाकू निकाल लिया। उसने गुस्से में कहा, अब मैं तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखाऊंगा। फिर उसने एक गार्ड को आवाज देकर आदेश दिया, सुनो, जैसे ही गोब्लिन हंटर्स यहां पहुंचे, इस लड़की को अच्छी तरह बांध देना और इसे उनके सामने फेंक देना। वो गार्ड सेल के पास आया और मुस्कुराकर बोला, तुमने सुना ना, तुम गोब्लिन का चारा बनने वाली हो। अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। उसी रात घने जंगल के बीच जेंग हायान को एक लकड़ी के खंभे से कसकर बांध दिया गया। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था और उसके सामने वाली जमीन पर सोने के सिक्कों की एक लंबी लाइन बिछा दी गई थी, जो सीधे उसी तक पहुंचती थी। वो अकेली, डरी हुई और कांपती हुई वहां खड़ी थी। उसे नहीं पता था कि अगला पल उसके लिए क्या लेकर आने वाला है। उधर झाड़ियों के पीछे छिपे दो आदमी उस जाल पर नजर रखे हुए थे। उनमें से एक ने पूछा, क्या सच में इससे गॉब्लिन्स यहां आ जाएंगे? दूसरे ने कंधे उचकाते हुए कहा, जाल तो साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन गॉब्लिन हंटर ने यही तरीका अपनाने को कहा है। फिर उसने पीछे खड़े बूढ़े आदमी की तरफ देखते हुए पूछा, है ना मिस्टर गोब्लिन हंटर? एक्सपीरियंस्ड गोब्लिन हंटर ने गंभीर आवाज में कहा, सतर्क रहो, हमें नहीं पता गोब्लिन्स कब दिखाई देंगे। दोनों जवान आदमी आपस में फुसफुसाने लगे। एक बोला, क्या ये बूढ़ा सच में गॉब्लिन हंटर है? दूसरा बोला, मुझे तो नहीं लगता ये जाल काम करेगा। गॉब्लिन हंटर ने उनकी बात सुन ली। वो बोला, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रास्ते में बिखेरे गए सोने के सिक्के गॉब्लिन्स को यहां तक खींच लाएंगे। आखिर पैसा हर जगह काम आता है। फिर उसने जेंग हायन के गले में पड़े हार की तरफ इशारा किया। वो बोला, उस नेकलेस पर ऐसा इंचांटमेंट किया गया है जो गॉब्लिन्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और जब जंगल में कोई अकेली इंसानी औरत बंधी हो तो कोई भी गॉब्लिन उसे नजरअंदाज नहीं करेगा। यह सुनकर एक आदमी गंदा मजाक करते हुए बोला, शायद गॉब्लिन्स भी थोड़ा मजा करना चाहते होंगे। उसका साथी तुरंत बोला, चुप रह। तभी गॉब्लिन हंटर धीरे से बोला, इंसानी औरतों का मांस काफी नरम होता है। उसके बोलने का अंदाज साफ बता रहा था कि वह मजाक नहीं कर रहा था। यह सुनकर दोनों जवान आदमी घिन से भर गए। करीब 4 घंटे बाद एक गॉब्लिन को रास्ते में पड़ा सोने का सिक्का मिला। वो उत्साहित होकर बोला, लगता है इंसानों ने इतना सारा सोना गिरा दिया है। उसी समय गॉब्लिन हंटर ने झाड़ियों में हलचल देख ली। उसने तुरंत आदेश दिया, सब लोग तैयार हो जाओ। उधर गॉब्लिन सिक्कों की लाइन का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगे। वे हंसते हुए कह रहे थे, ये इंसान भी कितने बेवकूफ हैं, इतना सारा सोना रास्ते में गिरा दिया। लेकिन तभी आगे चल रहा किम अचानक रुक गया। उसकी नजर सामने बंधी हुई जेंग हायान पर पड़ी। वो खंभे से बंधी थी, उसके मुंह पर कपड़ा बंधा था और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। किम ने गहरी सांस ली और अविश्वास से सिर हिलाया। फिर वह अपने क्लैन के साथ उसकी तरफ बढ़ गया। जैसे ही जंग हायान ने किम को देखा, उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। उधर किम झुंझला कर बोला, क्या हर बार बन जाना तुम्हारा कोई शौक है? ये सुनते ही जंग हायान और जोर से रोने लगी। उसे राहत थी कि आखिरकार किम फिर से उसके सामने आ गया। गॉब्लिन्स को देखते ही हंटर्स ने तुरंत अपने क्रॉसबोस निकाल लिए। दूर छिपा हुआ लीड हंटर यह देखकर मुस्कुराया। उसे लगा कि जीत अब उसके हाथ में है। उसने धीरे से अपने आदमियों को आदेश दिया, निशाना उसके पैरों पर लगाना, हमें उसे अभी मारना नहीं है। उसी पल किम ने आगे बढ़कर जेंग हायान के मुंह पर बंधी पट्टी खोल दी। पट्टी हटते ही वह घबराई हुई आवाज में चिल्लाई, तुम यहां नहीं आ सकते, ये पूरा इलाका एक जाल है। लेकिन किम के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। उसने आराम से उसके मुंह से कपड़ा हटाया और बोला, मुझे शुरू से ही पता था कि यहां घात लगाकर लोग बैठे हैं। ये सुनकर जेंग हायान पूरी तरह स्तब्ध रह गई। बिना एक पल गंवाए किम ने एक एक करके उन सभी जगहों के बारे में बताया जहां शिकारी छिपे हुए थे। उसकी बात खत्म होते ही चारों तरफ की झाड़ियों से अचानक ब्लड डैगर क्लैन के गोब्लिन बाहर निकल आए। छिपे हुए शिकारी पूरी तरह हैरान रह गए। उसी समय मेव और उसकी आर्चर टीम ने भी अपने धनुष तान ली। वे एक साथ तीरों की भीषण वॉली छोड़ने के लिए तैयार थीं। किम मुस्कुराया और हायान से बोला,
जाल में हम नहीं फंसे, बल्कि ये इंसान खुद हमारे जाल में चले आए हैं। इसके बाद कहानी 3 दिन पहले की तरफ लौटती है, ताकि पता चल सके कि यह पूरी योजना कैसे बनाई गई थी। एक शांत ग्रामीण इलाके में एक छोटे से फार्म पर अचानक अफरा तफरी मच गई। डरे हुए किसान चीख रहे थे। गॉब्लिन्स ने उन्हें एक बांध के अंदर बंधक बना रखा था। तभी किम आगे बढ़ा और शांत आवाज में बोला, हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, हमें सिर्फ कुछ सामान खरीदना है। कांपते हाथों से एक बूढ़े किसान ने सब्जियों की छोटी सी बोरी उसके सामने रख दी। किम ने पूछा, क्या बस इतना ही है? बूढ़े किसान की आंखों में आंसू आ गए। वो हाथ जोड़कर बोला, हम पर गार्ड्स ने इतना भारी टैक्स लगाया है कि यही हमारे परिवार का बचा हुआ आखिरी खाना है। ये सुनकर किम का चेहरा सख्त हो गया। उसे इंसानों पर घिन आने लगी। वो बोला, अपने ही लोगों को भूखा मरने के लिए छोड़ देना। इंसान सच में कितना गिर चुके हैं। फिर उसने सब्जियों की तरफ देखा और बोला, इतने से तो मेरे योद्धाओं का 3 दिन भी पेट नहीं भरेगा। लेकिन अगले ही पल उसने सबको चौंका दिया। उसने बूढ़े किसान के हाथ में सोने के 2-3 सिक्के रख दिए और बदले में सिर्फ आधी सब्जियां ली। वो सोना उनके लिए इतना था कि वो परिवार लगभग 6 महीने तक आराम से जी सकता था। पूरा परिवार भावुक होकर बार बार झुककर उसका धन्यवाद करने लगा। तभी एक गॉब्लिन ने पूछा, चीफ, इन पकड़े गए गार्ड्स का क्या करें? किम ने बिना किसी भावना के जवाब दिया, जो लोग अपने ही लोगों का खून चूसते हैं, उन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, इसलिए इन्हें खत्म कर दो। उसके आदेश मिलते ही गॉब्लिन्स ने तुरंत उन भ्रष्ट गार्ड्स को मार डाला। डरा हुआ किसान परिवार यह सब अपनी आंखों के सामने देखता रह गया। इसके बाद किम घर से बाहर निकला। तभी उसकी नजर दीवार पर चिपके एक नोटिस पर पड़ी। उसमें लिखा था, आसपास के अनुभवी गॉब्लिन हंटर्स की जरूरत है। जो भी हमारी मदद करेगा उसे अच्छा खासा इनाम दिया जाएगा और टैक्स से भी छूट मिलेगी। यह पढ़कर किम हल्का सा मुस्कुराया और ताना मारते हुए बोला, वाह, इन हरामियों की हिम्मत तो देखो। उसी समय पीछे से मेव की आवाज आई, किम, क्या तुमने सारा खाना बांध लिया? किम ने मेव की तरफ देखकर कहा, हाँ, जरूरत का सारा सामान मैंने बांध लिया है, लेकिन लगता है यहाँ के गार्ड्स अब हमारा शिकार करने की तैयारी कर रहे हैं। मीव, मेरे लिए सबसे तेज गॉब्लिन्स को इकट्ठा कर दो। लगता है अब इन गार्ड्स के साथ थोड़ा खेलना पड़ेगा। मेव ने जोश से सिर हिलाया और बोली, ये मुझ पर छोड़ दो। मीव कभी अपने आदमी को निराश नहीं करती। सीन बदलता है और कहानी फिर से वर्तमान में लौट आती है। किम और जांग हायान को साथ खड़ा देखकर मेव का चेहरा थोड़ा उतर गया। वो दोनों को देखकर मन ही मन अजीब सा महसूस कर रही थी। उधर किम ने जेंग हायान की तरफ देखा और शांत स्वर में पूछा, जिस गार्ड यूनिट ने तुम्हें कैद करके रखा था, उसके बारे में जो कुछ भी जानती हो, मुझे सब बताओ। जंग हायान ने बिना झिझक जवाब दिया, मैं ली सांग जून को अच्छी तरह जानती हूँ, और अगर उसे मार दिया जाए तो वह उसी लायक है। किम ने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हें जो कुछ भी याद है, जो बातें तुमने कैद के दौरान सुनी और जो कुछ अपनी आंखों से देखा, सब मुझे बताओ। जेंग हायान ने रोते हुए एक एक बात विस्तार से किम को बता दी। सारी जानकारी सुनने के बाद किम सीधे मेव के पास गया। वो पास ही बैठी एक फूल से खेलते हुए अपना समय बिता रही थी। जैसे ही उसने किम को अपनी तरफ आते देखा, वो खुशी से मुस्कुराते हुए उसकी ओर दौड़ पड़ी। लेकिन किम ने बिना समय गंवाए सीधे आदेश दिया, फौरन क्लैन के सबसे तेज और सबसे ताकतवर योद्धाओं को इकट्ठा करो। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प साफ दिखाई दे रहा था। वो बोला, अब समय आ गया है, हम अपनी अगली ऑपरेशन के लिए एक इलीट स्ट्राइक फोर्स तैयार करें। सीन बदलता है। अगली सुबह 13वें गार्ड डिटैचमेंट के हेडक्वार्टर्स का नजारा दिखाई देती है। कमांडर के ऑफिस के अंदर मेज पर रखी एक लकड़ी की नेम प्लेट पर लिखा था, ली सांग जून। वो आराम से अपनी कुर्सी पर पीछे टिक कर बैठा था और अपनी शांत सुबह का आनंद ले रहा था। तभी बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगीं। उसने सोचा, शायद सैनिक आज ज्यादा मेहनत से ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसलिए उसने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन तभी ऑफिस का दरवाजा जोर से खुल गया। एक घबराया हुआ सैनिक दौड़ता हुआ अंदर आया। ये देखकर ली सांग जून चिढ़ गया। सैनिक हाँफते हुए बोला, सर, जल्दी बाहर आइए, आपको खुद ये देखना होगा। ली सोंग जून गुस्से में कुर्सी से उठा। वो चिल्लाया, ऐसी कौन सी बात हो गई जिसकी वजह से तुम इस तरह घबराए हुए हो? लेकिन जैसे ही वो बाहर आंगन में पहुंचा, उसके चेहरे का सारा घमंड गायब हो गया। हेडक्वार्टर्स के सामने उनके ही गार्ड्स की दर्जनों लाशें बिखरी पड़ी थीं। अपने साथियों की यह हालत देखकर हर कोई हैरान रह गया। तभी एक और सैनिक दौड़कर आया और बोला, सर, जिन अतिरिक्त सैनिकों को हमने जंगल भेजा था, उनसे भी कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। लगता है वे भी गायब हो चुके हैं। अपने गार्ड्स की लाशों का ढेर देखकर ली संग जून के होश उड़ गए। उसे इतनी जोर की उल्टी आई कि वह खुद को भी संभाल नहीं पाया। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और लेफ्टिनेंट से कहा, पहरे पर तैनात गार्ड्स की संख्या तुरंत दोगुनी कर दो और मेन यूनिट को तुरंत एक सबजुगेशन स्क्वाड भेजने का संदेश भेजो, क्योंकि इस बार हमारा सामना किसी साधारण गॉब्लिन से नहीं। अचानक बदलता है। अब हमें किम के इंसानी रूप की यादें दिखाई देती हैं।
वो एक फांसी के तख्ते के सामने खड़ा था। उसके सामने एक लाश फंदे से लटक रही थी। उसके सीने पर लगा एक नोटिस लिखा था, ली सांग जून को समंड लोगों का अपहरण और उन पर अत्याचार करने के अपराध में होली सोड हा यूरी द्वारा मृत्यु दंड दिया गया है। उस लाश को देखते हुए किम ने धीरे से कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि उस नीच आदमी का अंत ऐसा ही होगा। लेकिन अगले ही पल उसकी यादें वर्तमान में लौट आईं। उसके चेहरे पर पहली बार गहरी गंभीरता दिखाई दी। उसके मन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, मैंने अपनी आंखों से ली सांग जून को उस दिन फांसी पर लटका हुआ देखा था, तो फिर वो आज जिंदा कैसे हो सकता है? उधर 13वीं गार्ड डिटैचमेंट के विशाल पत्थर के किले के अंदर अफरा तफरी मची हुई थी। अपने ऑफिस में बंद ली सांग जून धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खोने लगा था। वो अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर बार बार अपने ही बाल नोच रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसके लिए गॉब्लिन्स हमेशा से सिर्फ घटिया लो लेवल मॉन्स्टर्स थे, जिन्हें मारकर आसानी से एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल किए जा सकते थे। लेकिन हर बार उसके दिमाग में वही भयानक सीन घूम जाता, आंगन में पड़े उसके सैनिकों के कटे हुए सिर और लाशों का ढेर। उन्हीं यादों ने उसे फिर से पागलों की तरह चीखने पर मजबूर कर दिया। अचानक उसने अपना गुस्सा अपने सबोर्डिनेट पर उतार दिया। वो चिल्लाकर बोला, क्या हेडक्वार्टर्स को खबर भेज दी गई है? क्या सब्जुगेशन फोर्स को बुलाया गया है? सबोर्डिनेट ने तुरंत जवाब दिया, जी सर, मैंने मैसेंजर पिजन के जरिए रीइंफोर्समेंट्स की मांग पहले ही भेज दी है। उधर जंगल के गहरे हिस्से में एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी खड़ी थी। झोपड़ी के अंदर किम एक भारी लोहे का ग्रैपलिंग हुक ध्यान से देख रहा था। वह हल्की मुस्कान के साथ बोला, इससे तो किसी भी दीवार पर चढ़ा जा सकता है। तभी उसकी नजर झोपड़ी की दीवार पर गई। वहां एक गॉब्लिन का कटा हुआ चेहरा शिकार की ट्रॉफी की तरह टांगा हुआ था। लेकिन किम के चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया। उसने शांत नजरों से झोपड़ी के मालिक की तरफ देखा। वो बूढ़ा गॉब्लिन हंटर कुर्सी से बंधा बैठा था और डर के मारे ठंडे पसीने में भीगा हुआ था। किम ने अपनी जेब से एक सोने का सिक्का निकाला। उसे दिखाते हुए व्यंग्य से बोला, ये मेरे काम में दखल देने की तुम्हारी फीस है। फिर उसने कुछ और सोने के सिक्के निकाले, उन्हें मेज पर रखते हुए बोला, और ये तुम्हारे चढ़ाई वाले सामान की कीमत। सारे सिक्के मेज पर रखकर किम ने बूढ़े शिकारी की आंखों में देखा, फिर शांत स्वर में बोला, अब हमारा हिसाब बराबर हो गया। डर से कांपता हुआ बूढ़ा बार बार सिर हिलाने लगा। काम खत्म होते ही किम आराम से झोपड़ी की सीढ़ियां उतरकर बाहर आ गया। बाहर मेव खुशी खुशी उसकी तरफ दौड़ती हुई आई। वो मुस्कुराकर बोली, मैं उन सभी नए गॉब्लिन्स को ले आई हूं जिन्हें आपने बुलाया था। तभी दो ताकतवर गॉब्लिन्स आगे आए। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास से कहा, बॉस, हम आपको निराश नहीं करेंगे। फिर दोनों ने जोर से नारा लगाया, ब्लड डैगर क्लैन। किम ने मुस्कुराकर मेव के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। बस इतने से टच से ही मेव का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। इसके बाद किम ने सभी को आदेश देना शुरू किया। उसने मेव से कहा, सूरज ढलते ही तुम मेन फोर्स को लेकर गार्ड फोर्ट्रेस पर सामने से हमला करोगी। हमला इतना जोरदार होना चाहिए कि दुश्मन का पूरा ध्यान सिर्फ तुम्हारी तरफ चला जाए। मेव ने बिना झिझक जवाब दिया, जी, मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगी। इसके बाद किम ने दो नए गॉब्लिन्स की तरफ इंसानों के कपड़ों का एक बंडल फेंका। उसने आदेश दिया, ये कपड़े पहन लो। उनमें से एक गॉब्लिन ने हैरानी से पूछा, ये अजीब कपड़े किस लिए हैं? किम ने गंभीर आवाज में कहा, आज से तुम दोनों ब्लड डैगर स्ट्राइक टीम के पहले सदस्य हो। इतना कहकर उसने अपना स्कार्फ मुंह पर खींच लिया और चुपचाप मिशन शुरू करने की तैयारी करने लगा। उस रात पूरे गार्ड फोर्ट्रेस के आसपास अचानक अफरा तफरी मच गई। विशाल पत्थर की दीवारों के पास एक के बाद एक जोरदार धमाके होने लगे। अंधेरे आसमान में चिंगारियां चमक उठीं। किले के अंदर गार्ड्स भागते हुए इधर उधर दौड़ रहे थे। एक सैनिक लगातार चेतावनी वाली घंटी बजाते हुए चिल्ला रहा था, गॉब्लिन्स ने हमला कर दिया है। किले के बाहर मीव ने शरारती मुस्कान के साथ किले की तरफ इशारा किया। फिर उसने ऊंची आवाज में आदेश दिया, फायर। अगले ही पल चमकते हुए तीरों की भारी वॉली रात के आसमान को चीरती हुई किले की तरफ बढ़ी और जोरदार धमाकों के साथ अंदर आ गिरी। दूसरी तरफ एक घबराया हुआ गार्ड दौड़ता हुआ लकड़ी की सीढ़ियां चढ़कर सीधे कप्तान के ऑफिस में घुस गया। हाँफते हुए उसने कहा, सर, गोब्लिन ने हमला शुरू कर दिया है। ली सांग जून पूरी तरह चौंक गया। उसने बिना समय गंवाए आदेश दिया, तुरंत सभी गेट बंद कर दो और जितने भी सैनिक उपलब्ध हैं उन सबको किले की दीवारों पर भेज दो। उसके सबोर्डिनेट के झुककर वहां से जल्दी निकल जाने के बाद ली सांग जून धीरे धीरे अपनी कुर्सी पर धंस गया। उसके चेहरे पर गहरी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अब उसे एक भयानक सच्चाई समझ आ चुकी थी। ये कोई साधारण गॉब्लिन्स नहीं थे। गॉब्लिन्स कभी भी किसी फोर्ट्रेस पर हमला नहीं करते।
बेहद तनाव में कांपते हुए उसने अपनी डेस्क के किनारे को कसकर पकड़ लिया और खुद से बोला कि अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, अपनी पोजीशन को हर हाल में बचाए रखना और तब तक टिके रहना जब तक सबजुगेशन फोर्स नहीं पहुंच जाती। वो खुद को समझाने लगा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे गॉब्लिन्स कितने भी चालाक क्यों ना हो, वे इतनी ऊंची पत्थर की दीवारों पर कभी चढ़ नहीं सकते। लेकिन ठीक उसी पल एक लोहे का ग्रैपलिंग हुक बिना किसी आवाज के फोर्ट्रेस की दीवार के किनारे पर आकर अटक गया। इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो चुका था। दीवार पर पहरा दे रहा एक गार्ड अचानक मुंह के आर पार हुए वार के साथ वहीं ढेर हो गया। किम बिना कुछ कहे लाश के पास झुक गया। उसने चारों ओर तेजी से नजर दौड़ाई और पल भर में स्थिति समझ गया। किले की दीवारों पर तैनात लगभग सभी गार्ड्स फ्रंट गेट की तरफ जा चुके थे। वो मन ही मन मुस्कुराया। लगता है मेव का डायवर्जन मेरी उम्मीद से भी ज्यादा सफल रहा। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी एलीट स्ट्राइक टीम के दोनों गोबलिन अपने क्रॉसबॉज तैयार कर चुके थे। दोनों ने आत्मविश्वास से कहा, हम ब्लड डैगर क्लैन के लिए लड़ने को तैयार हैं। किम के स्कार्फ के पीछे एक हल्की मगर खतरनाक मुस्कान उभरी। उसने शांत स्वर में आदेश दिया, तेजी से हमला करो और बिना समय बर्बाद किए तुरंत पीछे हट जाना। दोनों गॉब्लिन्स ने सिर झुकाकर आदेश स्वीकार किया। हमारा प्राइमरी टारगेट रेड हेयर्ड गार्ड कैप्टन है। अगले ही पल किम बिजली जैसी रफ्तार से आगे बढ़ गया। नीचे खड़ा एक गार्ड अंधेरे में किसी हलचल को पहचानने की कोशिश कर ही रहा था कि किम पलक झपकते ही उसके सामने पहुंच गया। उसी क्षण पीछे से आए दोनों गोबलिन ने अपने क्रॉसबॉज से तीर छोड़ा। तीर सीधे गार्ड के माथे में धंस गया। खून हवा में बिखर गया और वह वहीं ढेर हो गया। दोनों स्ट्राइक टीम गॉब्लिन्स तुरंत आगे बढ़े और आसपास का इलाका सिक्योर करने लगे। किम अविश्वसनीय स्पीड और प्रेसिजन के साथ लकड़ी की सीढ़ियां उतरता हुआ एक पत्थर के मोड़ के पीछे पहुंच गया। वहां एक और गार्ड आराम से पहरा दे रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि लोग कुछ मामूली गोबलिन्स से बेवजह डर रहे हैं, लेकिन उसका यह विचार अगले ही पल हमेशा के लिए खत्म हो गया। किम पीछे से आया, उसका मुंह दबाया और एक ही वार में ब्लेड उसके सिर के अंदर उतार दी। गार्ड की जान वहीं निकल गई। किम ने उसकी लाश को लापरवाही से लकड़ी की रेलिंग के ऊपर से नीचे फेंक दिया। गिरती हुई लाश को देखते हुए उसने व्यंग्य से कहा, अब अलविदा कहने का समय आ गया। उधर फोर्ट्रेस के सबसे अंदर ली सांगजुन अभी भी अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसके चेहरे से लगातार ठंडा पसीना बह रहा था और डर के मारे उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अचानक एक जबरदस्त धमाके के साथ ऑफिस का भारी लकड़ी का दरवाजा अंदर की तरफ उड़ गया। डर से उछलकर खड़ा हुआ ली सांगजुन कांपते हाथों से अपनी तलवार पकड़ ली और घबराकर चिल्लाया, सबॉर्डिनेट कहां हो तुम? लेकिन जवाब में किसी साथी की आवाज नहीं आई। अंधेरे से सिर्फ धीमे भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी। फिर एक शांत लेकिन ठंडी आवाज सुनाई दी, तुम्हारी ये दयनीय आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। उस आवाज ने ताना मारते हुए कहा, लेकिन अगर तुमने मेरा चेहरा देख लिया तो शायद डर के मारे पागल हो जाओगे। धीरे धीरे तलवार हाथ में लिए किम रोशनी में आ गया। उसे देखते ही ली सांगझुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सदमे से चीख पड़ा। कांपते हुए उसने अपनी तलवार सामने तानी और चिल्लाया, तुम हो कौन? और एक मॉन्स्टर इंसानों की तरह बोल कैसे सकता है? किम ने अपने नुकीले खूंखार दांतों वाली मुस्कान के साथ उसकी बात पूरी तरह नजरअंदाज कर दी। किम ने ली सांगजुन के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वह शांत स्वर में बोला, मेरे इंसानों की तरह बोल पाने की बात सबसे कम मायने रखती है। यह कहते हुए वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। उसके चारों तरफ एक सर्द और डरावनी किलिंग ऑनरा फैल गई। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, असल रहस्य कुछ और है। उसकी नजरें सीधे ली सांगझुन पर टिक गईं। मुझे पूरा यकीन है कि मैं तुम्हें पहले ही मरते हुए देख चुका हूं। उसी पल किम के पुराने इंसानी रूप और उसके वर्तमान हरे गोबलिन रूप दोनों के चेहरे पर बिल्कुल एक जैसी डरावनी मुस्कान उभर आई। फिर उसने बेहद परिचित लहजे में पुकारा, ली सांगझुन। उसकी आवाज बिल्कुल उसी इंसान की थी जिसे बहुत पहले मर जाना चाहिए था। वो आवाज सुनते ही ली सांगझुन के चेहरे का रंग उड़ गया। एक गॉब्लिन के मुंह से वह असंभव आवाज सुनकर उसकी आंखों में दहशत भर गई और उसकी मानसिक हालत बिखरने लगी। किम के एक फ्लैशबैक में किम और उसका दोस्त शिन अंधेरी सुरंग में पूरी ताकत से भाग रहे थे। दोनों बुरी तरह हांफ रहे थे। शिन हांफते हुए बोला, थोड़ा रुको, मुझसे अब और नहीं दौड़ा जा रहा। किम ने पीछे मुड़े बिना डांटते हुए कहा, चुपचाप भागता रहा। अगर जिंदा रहना है तो हमें हर हाल में उन गॉब्लिन से पीछा छुड़ाना होगा। लेकिन उनके पीछे एक लेवल 2 गॉब्लिन अंधेरे को चीरता हुआ पूरी रफ्तार से उनका पीछा कर रहा था। शिन घबराकर चिल्लाया, मुझे ये हालत बिल्कुल पसंद नहीं। भागते भागते किम गुस्से में बड़बड़ाया, किसने सोचा था कि वो हरामजादा ली सांगजुन हमें मॉन्स्टर्स का चारा बनाकर खुद भाग जाएगा? तभी उसे सामने कुछ दिखाई दिया। उसकी आंखें चमक उठीं। वो चिल्लाया, हिम्मत मत हार, बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। उसी पल उसने मन ही मन कसम खाई, अगली बार अगर ली सांगजुन मेरे सामने आया
तो मैं अपने हाथों से उसका गला दबाकर मार डालूंगा। लेकिन किम को वो मौका कभी नहीं मिला। वर्तमान में किम डरे हुए ली सांग झुन के सामने खड़ा था। वो शांत स्वर में बोला, कुछ सवाल हैं जिनका जवाब तुम्हें देना होगा। उसने चारों ओर नजर घुमाई। वो बोला, लेकिन फोर्ट्रेस बातचीत करने की सही जगह नहीं है, चलो कहीं और चलते हैं। ली सांग झुन ने कांपते हुए अपनी तलवार कसकर पकड़ी और गुस्से से चिल्लाया, मैं कहीं नहीं जाने वाला। किम के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वो बोला, अच्छा, तो फिर पहले तुम्हें 2-4 तीर मारने पड़ेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें घसीट कर ले जाऊंगा। उसके इतना कहते ही 2 गॉब्लिन्स ने अपने क्रॉसबो सीधे ली सांग झुन पर तान दिए। ली सांग झुन के चेहरे से पसीना टपकने लगा। वो घबरा कर बोला, तुम मजाक कर रहे हो, है ना? किम के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। वो धीरे से बोला, जब मैं इंसान था तब तुमने मुझे कभी इंसान समझा ही नहीं। कुछ देर बाद बुरी तरह घायल और लगभग बेहोश ली सांग झुन को किम और उसकी स्ट्राइक टीम फोर्ट्रेस की दीवार पार करके ले जा रहे थे। उसके हाथ पीछे बांध दिए गए थे। दीवार के किनारे पहुंचकर किम बोला, अब वक्त आ गया है कि ये कचरा नीचे गिरे। अगले ही पल उसने ली सांग झुन को दीवार से नीचे धक्का दे दिया। चीखता हुआ ली सांग झुन नीचे गिरा और एक बड़े भूसे के ढेर पर जा गिरा। कुछ देर बाद उसका सिर भूसे से बाहर निकला और वह दर्द से कराहने लगा। वहां पहले से इंतजार कर रहे 2 गॉब्लिन्स हैरानी से उसे देखने लगे। एक बोला, अरे, ये इंसान तो सचमुच आसमान से गिरा है। दूसरा हंसते हुए बोला, चीफ का अंदाजा बिल्कुल सही निकला, ये गिरकर भी बच गया। उधर किम ने अपनी टीम की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम सब ठीक हो? सबके सुरक्षित होने की पुष्टि मिलने पर उसने आदेश दिया, मेव को सिग्नल भेजो, हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। एक गॉब्लिन ने सिर झुकाकर कहा, जी चीफ। फिर उसने बाकी गॉब्लिन्स को पुकारा, सभी सुनो, जैसा कल किया था, ट्रैप को डेटोनेट कर दो। अगले ही पल दूसरे गॉब्लिन ने अपना हॉर्न जोर से बजाकर मेव को सिग्नल दिया। दूसरी तरफ मेव ने सिग्नल सुन लिया। वह तुरंत समझ गई कि इसका क्या मतलब है। उसने जोर से चिल्लाकर आदेश दिया, सभी गॉब्लिन्स फायर बंद करो और तुरंत रिट्रीट करो। अगले ही पल सारे गॉब्लिन्स लड़ाई छोड़कर एक साथ पीछे हट गए। फोर्ट्रेस की दीवारों पर खड़े गार्ड्स यह देखकर हैरान रह गए। उनके कमांडर ने तुरंत चिल्लाकर कहा, फायर रोक दो, गॉब्लिन्स पीछे हट रहे हैं। कुछ ही पलों में पूरा बैटलफील्ड शांत हो गया। डूबते सूरज की रोशनी में जमीन पर बिखरे अनगिनत तीर उस भीषण लड़ाई की गवाही दे रहे थे। कुछ समय बाद एक लकड़ी की झोपड़ी के बाहर जेंग हायान नंगे पैर बाढ़ के पास चुपचाप बैठी थी। उसी समय बूढ़ा हंटर उसके पास आया। उसके हाथ में पकी हुई मीट का एक बड़ा टुकड़ा रखा हुआ था। वो विनम्रता से बोला, थोड़ा खाओगी? हायान ने बिना कुछ कहे प्लेट की ओर देखा। बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, आज ये मीट बिल्कुल सही तरीके से पककर तैयार हुआ है, इसका स्वाद बहुत अच्छा होगा। लेकिन जंग हायान ने फिर भी उसे हाथ तक नहीं लगाया। आखिरकार बूढ़े ने प्लेट उसके सामने घास पर रख दी और बोला, घबराओ मत, इसमें कोई जहर नहीं है। दोनों के बीच कुछ देर तक खामोशी छाई रही। फिर बूढ़ा धीरे से बोला, असल में मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था। जेंग हायान ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे समझ नहीं आया कि वह उसका धन्यवाद क्यों कर रहा है। बूढ़े हंटर ने शांत स्वर में कहा, अगर उस रात तुम बीच में नहीं आती तो उन बेवकूफ गार्ड्स के साथ मेरा सिर भी काट दिया जाता। उसने हल्की मुस्कान के साथ आगे कहा, तुमने मेरा मजाक उड़ाने के बजाय मुझ पर तरस खाया, इसलिए मैं भी तुम्हारी हालत देखकर मुंह नहीं मोड़ सकता था। फिर उसने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या तुम भी उन समंड लोगों में से एक हो? जंग हायान ने उसकी ओर देखा और पूछा, आखिरकार समंड का मतलब क्या होता है? बूढ़े हंटर ने समझाया, समंड उन लोगों को कहते हैं जिन्हें किसी दूसरी दुनिया से जबरदस्ती इस दुनिया में बुलाया जाता है। यहाँ के लोग तुम जैसे लोगों को इसी नाम से जानते हैं। जेंग हायान ने धीरे से नजरें झुका लीं। वो बोली, अगर ऐसा है तो समंड नाम सच में सही लगता है। बूढ़ा आदमी आगे बोला, जहां तक मुझे पता है समंड लोगों को क्वेस्ट के जरिए खास स्किल्स मिलती है। इस दुनिया का सिस्टम कुछ ऐसा ही है। फिर उसने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम्हें भी ऐसा कोई क्वेस्ट मिला है? उसके इतना कहते ही जंग हायान के सामने एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम विंडो उभर आई। उसमें लिखा था, ट्यूटोरियल क्वेस्ट, एक गोब्लिन को मारो, रिवॉर्ड इनेट एबिलिटी अवेकनिंग। यह देखकर हायान पूरी तरह चुप हो गई। उधर कुछ दूरी पर 2 गॉब्लिन्स छिपकर उन दोनों को ऊपर से देख रहे थे। एक गॉब्लिन ने हैरानी से पूछा, ये दोनों इंसान आखिर इतनी देर से बातें किस बारे में कर रहे हैं? मैव ने तुरंत उसे डांटते हुए कहा, बेवकूफ, अगर एक आदमी और एक औरत अकेले बैठे हों तो जवाब तो साफ है। दूसरा गॉब्लिन उसकी बात सुनकर दंग रह गया। मैव ने आंखें तरेड़ते हुए कहा, क्या तुम मेरे लॉजिक पर शक कर रहे हो? बस फिर क्या था, दोनों की वहीं जोरदार बहस शुरू हो गई। उनकी आवाज सुनकर बूढ़ा हंटर हल्का सा मुस्कुराया। लगता है ये लोग काफी एनर्जेटिक हैं। जेंग हायान ने भी हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, सच में। उधर जिस इमारत में ली सांग झुन को कैद करके रखा गया था, अंदर से दर्द भरी चीखें लगातार गूंज रही थीं। किम उसके सामने खड़ा था। उसकी ठंडी नजरें
सीधे घायल ली सांगझुन पर टिकी थीं। उसने सख्त आवाज में कहा, बोलो। फिर उसने वही सवाल दोहराया, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? खून से लथपथ ली सांगझुन हांफते हुए बोला, तुम कैसी बकवास कर रहे हो? मैं जिंदा हूं क्योंकि अभी तक मैं मरा नहीं हूं। किम ने बिना किसी भाव के कहा, गलत जवाब। अगले ही पल उसने फिर एक जोरदार मुक्का मार दिया। ली सांगझुन का सिर एक तरफ झटक गया, फिर लगातार कई बार पड़े। आखिरकार दर्द सहन न कर पाने पर वह चीख पड़ा, बस करो, जो पूछना है पूछो। आखिरकार तुम जानना क्या चाहते हो? किम बिल्कुल शांत रहा। उसने फिर वही सवाल दोहराया, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम जिंदा कैसे हो? ली सांगझुन अविश्वास से उसे घूरने लगा, फिर ताने मारते हुए बोला, क्या तुम सच में सीरियस हो? तुम एक जिंदा आदमी से पूछ रहे हो कि वो जिंदा कैसे है? उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो लगभग रोते हुए बोला, ऐसे सवाल का जवाब आखिर कोई कैसे दे सकता है? किम की आंखें और ठंडी हो गईं। वो धीमी लेकिन भारी आवाज में बोला, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें टाउन स्क्वायर में फांसी पर लटकते देखा था। होली सोड, यूरी ने खुद तुम्हें मौत की सजा दी थी। यह सुनते ही ली सांगझुन पूरी तरह सन्न रह गया। कुछ पल बाद उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम होली सोड यूरी की बात कर रहे हो? और क्या उसने मुझे फांसी दी थी? वो जोर से सिर हिलाने लगा, मैंने तो उसकी शक्ल तक कभी नहीं देखी। ये सब पागलपन है। वो मुझे फांसी क्यों देगी? अचानक किम ने उसका चेहरा कसकर पकड़ लिया। गुस्से में उसकी आवाज कांप उठी, क्या अब भी तुम मासूम बनने की कोशिश कर रहे हो? उसने दहाड़ते हुए कहा, तुमने मदद करने के बहाने सभी समंड लोगों को इकट्ठा किया और फिर उन्हें अपना निजी गुलाम बना लिया। औरतों को तुमने ऊपर बैठे अधिकारियों के हाथ बेच दिया। फिर उसने कहा, 4 महीने बाद जब तुम उन सबको लेकर पश्चिमी इलाके में भागे, तब होली सोड ने तुम्हारा पीछा किया और तुम्हें मार डाला। ली सांगझुन की आंखें डर से फैल गईं। वो जोर से बोला, ये कोई पागलों की कहानी है। मैं जिंदगी में कभी वेस्टर्न रीजन गया ही नहीं। फिर उसने जल्दी से कहा, और मुझे इस दुनिया में आए हुए सिर्फ 1 साल ही हुआ है। ये जवाब सुनते ही किम का चेहरा बदल गया। वो वहीं ठिठक गया। उसने मन ही मन सोचा, क्या अभी सिर्फ 1 साल ही बीता है? साथ ही उसे एक और बात महसूस हुई। ली सांगझुन की आवाज में झूठ का जरा भी एहसास नहीं था। फिर उसे एक और बात याद आई, अभी ली सांगझुन सिर्फ एक कैप्टन था, कमांडर नहीं। किम का दिमाग पूरी तरह उलझ गया। वो सोचने लगा, आखिर हो क्या रहा है? इस पूरी पहेली का कौन सा हिस्सा अब भी मुझसे छिपा हुआ है? तभी उसके दिमाग में अचानक एक संभावना आई। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत ली सांगझुन की ओर देखा और सख्त आवाज में पूछा, आज की एग्जैक्ट डेट क्या है? किम ने उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया और गुस्से से चिल्लाया, तारीख बताओ, और ये भी बताओ कि अभी कौन सा साल चल रहा है? घबराया हुआ ली सांगझुन दर्द से कराहते हुए हकलाया, इंपीरियल कैलेंडर के अनुसार अभी साल 86 चल रहा है और आज 7 मई है। यह सुनते ही किम की आंखें फैल गईं। वो अविश्वास से बुदबुदाया, नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्या अभी साल 86 चल रहा है? उसने अपना चेहरा एक हाथ से ढक लिया। कुछ पल तक वो बिल्कुल खामोश खड़ा रहा, मानो वो इस सच्चाई को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा हो। फिर वो बिना कुछ कहे मुड़कर बाहर जाने लगा। कुर्सी से बंधा ली सांगझुन चिल्लाया, अरे कहाँ जा रहे हो? अगर पूछताछ खत्म हो गई है तो मुझे खोल भी दो। किम कुछ कदम चला, फिर अचानक रुक गया। बिना पीछे देखे वह धीमी लेकिन ठंडी आवाज में बोला, मैं लगभग भूल ही गया था। मैंने बहुत पहले एक कसम खाई थी और आज तक उसे पूरा नहीं कर पाया। ली सांगझुन घबराकर बोला, पागलपन बंद करो और मुझे छोड़ दो। लेकिन किम के सामने अतीत की यादें ताजा हो चुकी थीं। उसे याद आया कि अपनी पिछली जिंदगी में भागते समय उसने कसम खाई थी, अगर कभी दोबारा ली सांगझुन उसके सामने आया तो वो अपने हाथों से उसका अंत करेगा। किम धीरे धीरे उसके पीछे पहुंचा, दोनों हाथों से उसकी गर्दन पकड़ ली और एक ही झटके में उसकी गर्दन मरोड़ दी। ली सांगझुन वहीं दम तोड़ गया। अपनी वर्षों पुरानी कसम आखिरकार पूरी हो चुकी थी। कुछ देर बाद किम अकेला बैठा गहरी सोच में डूबा था। अगर अभी इंपीरियल ईयर 86 चल रहा है तो इसका मतलब है क्या यह उसकी मौत से पूरे 5 साल पहले का समय है? उसकी आंखों में गंभीरता उतर आई। उसने सोचा, तो क्या मैं सिर्फ दोबारा जिंदा नहीं हुआ? क्या मैं सच में समय में 5 साल पीछे लौट आया हूं? बाहर निकलते ही किम की नजर पास बैठी जंग हायान पर पड़ी। वो उसके पास गया और पूछा, क्या तुम जंग हायान हो? हायान ने तुरंत सिर हिलाया। किम ने कहा, अगर तुम्हारे पास थोड़ा समय हो तो मेरे साथ चलो। जेंग हायान बिना झिझक तैयार हो गई। दोनों जंगल की ओर बढ़ गए। जब वे अकेले रह गए, किम ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम अब भी मेरे साथ चलना चाहती हो? जेंग हायान ने बिना हिचक जवाब दिया, हाँ। किम ने साफ शब्दों में कहा, मैं तुम्हारी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं दे सकता। अब से तुम्हें खुद अपना ख्याल रखना होगा। आगे का रास्ता शायद अब तक की हर मुश्किल से भी ज्यादा खतरनाक होगा। फिर भी क्या तुम मेरे साथ चलोगी? जेंग हायान ने दृढ़ता से कहा, हाँ। कुछ पल चुप रहने के बाद किम ने अचानक गोबलिन भाषा में कहा, का मर्जे ग्वनार गुरुलज। फिर उसने ठंडी नजरों से जंग हायान की ओर देखते हुए कहा,
इस एक वाक्य को कभी मत भूलना। उसने समझाया, इसका मतलब है तुम किसी गोबलिन की युद्ध लूट हो। हैरान होकर जेंग हायान ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? किम ने सीधा जवाब दिया, जब तक तुम ये शब्द कहोगी, ज्यादातर गोबलिन तुम्हें हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि वे समझेंगे कि तुम मेरी हो। लेकिन इसके अलावा इस दुनिया में कैसे जिंदा रहना है, यह तुम्हें खुद सीखना होगा। फिर उसने एक और बात जोड़ी, अगर कभी तुम्हारा मन बदल जाए तो तुम जब चाहो मुझे छोड़कर जा सकती हो। जंग हायान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद। चलते चलते वह थोड़ी झिझकी, फिर धीमे स्वर में बोली, क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकती हूँ? किम ने उसकी ओर देखा। जंग हायान शर्माते हुए बोली, क्या मैं कहीं नहा सकती हूँ? मुझे नहाए हुए बहुत लंबा समय हो गया है। क्या आसपास कहीं नहाने की जगह है? किम कुछ पल चुप रहा, फिर जोर से आवाज लगाई, मैव। अगले ही पल मैव भागती हुई आ गई और घबरा कर बोली, मैं आपका पीछा नहीं कर रही थी, मैं तो बस आसपास का जायजा ले रही थी। किम ने उसकी सफाई पूरी तरह नजरअंदाज कर दी। उसने कहा, झेंग हायान, मेरी युद्ध लूट है, यह बात पूरे कबीले को बता दो। मेव ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, समझ गई चीफ। कुछ ही देर में मेव ने एक अस्थायी स्नान तंबू तैयार कर दिया। अंदर से उठती भाप के बीच झेंग हायान आखिरकार आराम से नहा सकी। बाहर किम उस बूढ़े शिकारी के साथ खड़ा था। उसने विनम्रता से कहा, आपको इतनी परेशानी उठानी पड़ी, उसके लिए माफी चाहता हूं। ऐसा लगता है कि मैं बार बार आपका एहसानदार बनता जा रहा हूं। बूढ़ा शिकारी मुस्कुराकर बोला, इसकी चिंता मत करो, तुम अपना कर्ज पहले ही चुका चुके हो। उसने दूर घसीटी जा रही ली सांगझुन की लाश की ओर इशारा करते हुए कहा, वैसे भी तुम लोग उस कप्तान की लाश साथ ले जा रहे हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। पास ही कुछ गोबलिन ली सांगझुन की लाश घसीटते हुए ले जा रहे थे। बूढ़ा शिकारी हंसते हुए बोला, और अगर तुम उसे यहीं छोड़ भी देते तो मैं खुद उसके टुकड़े करके उसे चारे की तरह इस्तेमाल कर लेता। फिर उसने किम की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तुम उस आदमी से सच में बहुत गहरी नफरत करते थे। इसके बाद बूढ़े शिकारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद तुम्हें इसका एहसास नहीं है, लेकिन इस बस्ती में एक भी इंसान ऐसा नहीं था जो उस गार्ड यूनिट का सामना कर सके। उसने बताया कि कप्तान लीसांगजुन लोगों को भारी भरकम टैक्स के नाम पर पूरी तरह लूट लेता था, और उसके अधीन बाकी गार्ड जो थोड़ा बहुत बचता उसे भी सरकारी जरूरत बताकर जबरदस्ती छीन लेते थे। थोड़ा शर्मिंदा होकर बूढ़ा बोला, शायद मुझे एक गोबलिन के सामने ये सब नहीं कहना चाहिए, लेकिन वही हरामजादे मेरी जिंदगी बर्बाद करने की वजह बने। उनकी वजह से ही मुझे गोबलिन हंटर बनना पड़ा। किम ने पूछा, तो उन्होंने तुम्हें मजबूर कर दिया कि तुम गोबलिनों का शिकार करो? बूढ़े ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, हाँ, लगभग ऐसा ही था। उसी समय कुछ गोबलिन ली सांगजुन की लाश को घास पर घसीटते हुए ले जा रहे थे। उसे देखते हुए बूढ़ा बोला, जब लोगों को पता चलेगा कि कप्तान मर चुका है तो इस बस्ती में बहुत से लोग खुशी मनाएंगे। उसी वक्त मेव हाथों में तह किए हुए कपड़े लेकर वहां पहुंची। उसने पूछा, चीफ, ये कपड़े उस इंसान ने बाजार से खरीदे हैं, इन्हें कहाँ रखूं? किम ने जवाब दिया, झेंग हायान अभी नहा रही है, कपड़े उसके पास छोड़ दो। मेव शरारती मुस्कान के साथ बोली, तो आप सच में अपनी युद्ध लूट के लिए कपड़े भी ला रहे हैं? वो तंबू के अंदर गई और जोर से गोबलिन भाषा में चिल्लाई, झेंग हायान हमारे चीफ की बंधी हुई पालतू है। झेंग हायान उलझन में उसे देखने लगी। मेव ने उसके सामने कपड़े रखते हुए कहा, ये रहे तुम्हारे कपड़े, अब इन्हें पहन लो। दूसरी तरफ किम अकेला खड़ा अब तक हुई सारी घटनाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो होली स्वॉर्ड के हाथों मारा गया था, लेकिन अब वह 5 साल पीछे लौट चुकी दुनिया में दोबारा जिंदा था। यहां तक कि ली सांगझुन जैसा आदमी जिसे मर जाना चाहिए था अभी तक जिंदा था। तभी उसके मन में एक और ख्याल आया, अगर ली सांगझुन अभी तक मरा ही नहीं था तो क्या सेलगी भी अभी जिंदा होगी? यह सोचते ही उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अगले ही पल वो जोर जोर से हंसने लगा। अगर सच में ऐसा है तो अब यूरी से बदला लेना उसकी पहली प्राथमिकता नहीं रही। सबसे पहले उसे सेलजी को हर हाल में जिंदा बचाना होगा। उसके मन में सेलजी की यादें उमड़ पड़ीं। उसे याद आया कि वो कैसे उसे मुस्कुराते हुए पुकारती थी। किम ने धीमे से उसका नाम दोहराया, फिर उसने दृढ़ निश्चय के साथ कसम खाई, इस बार मैं यूं ही तुम्हें बेकार में मरने नहीं दूंगा। उसकी आंखों में भयंकर संकल्प चमक उठा, अगर तुम्हें बचाने के लिए मुझे पूरी दुनिया ही क्यों न तबाह करनी पड़े तो मैं वो भी करूंगा। उसी रात आधे चांद की रोशनी में हथियारों से लैस योद्धाओं का एक ग्रुप जंगल से गुजर रहा था। उनके सामने पेड़ से उल्टा लटका हुआ ली सांगझुन का सड़ता हुआ शव झूल रहा था। ग्रुप की एक महिला योद्धा फ्लेम एरो ने शव का निरीक्षण करते हुए कहा, सड़ने की वजह से पहचानना मुश्किल है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यह कप्तान ली सांगझुन की लाश है। वो झुंझला कर बोली, हम बहुत देर से पहुंचे हैं, लेकिन जिन्होंने उसे मारा उन्होंने उसकी लाश को इस तरह पेड़ पर क्यों लटकाया? नीले बालों वाला स्पेल थीफ बोला, सुना था कि दुश्मन कोई साधारण गोबलिन नहीं है,
लेकिन मैंने भी ऐसी चीज की उम्मीद नहीं की थी। तभी उम्रदराज ट्वाइलाइट स्वॉर्ड्समैन गंभीर आवाज में बोला, मुझे बहुत बुरा एहसास हो रहा है। हम जिस दुश्मन का सामना करने जा रहे हैं वह अब तक मिले किसी भी गोब्लिन जैसा नहीं है। उसने आदेश दिया, सबसे पहले लाश को नीचे उतारो। संभव है कि उस गोब्लिन ने पीछे कोई सुराग छोड़ा हो। सभी सैनिकों ने एक साथ आदेश का पालन करने की हामी भरी। इसके बाद उसने कहा, अपने हथियारों और कवच की अच्छी तरह जांच कर लो। ली सांगजून की खून से लथपथ लाश को देखते हुए ट्वाइलाइट स्वॉर्ड्समैन ने ठंडी आवाज में कहा, जिस भी गोब्लिन ने हमारे साथी की हत्या की है उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। हम उन सभी को जड़ से मिटा देंगे।